चलो, ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? ऑनलाइन वालों ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है क्या? ओके, चलो ठीक है। आ चलो ये बताओ कहाँ तक पढ़ा था? हाँ, नोट्स हो गए तैयार। अभी बताता हूँ, पहले पढ़ेंगे फिर लास्ट में बताऊंगा। बने बनाए, टेंशन ना लो। हाँ हाँ, कहाँ तक पढ़ाया था बताओ। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन बता दिया था क्या? डेवलपमेंट डेवलपमेंट नहीं बताया था। चलिए, बस चुपचाप हो जाओ भाइयों। इधर देखो, लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन है वो डेफिनेशन में कौन कौन से आते हैं वो बताया था। अच्छा, ब्रेस्ट को अपन ने ना प्राइमरी में रखा ना सेकेंडरी में रखा, बोलो क्यों? क्योंकि वो किसी डेफिनेशन में आ ही नहीं रहे। प्राइमरी तब मानते हैं जब या तो गेमिट बने या साथ साथ सेक्स हार्मोन बने, तो ब्रेस्ट में ना तो कोई गेमिट बन रहा है ना सेक्स हार्मोन बन रहा है। सेकेंडरी वो होते हैं जो गेमिट को पैसेज देते हैं या फर्टिलाइजेशन में जिनका रोल होता है, तो ब्रेस्ट का कोई रोल नहीं होता। तो आप कहोगे सर फिर ब्रेस्ट को हम कौन सी कैटेगरी मानेंगे? देखो, ब्रेस्ट आर नॉट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, ब्रेस्ट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल। कैरेक्टर होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल, और इनका एक ही काम होता है, फीडिंग कराना। क्या कराना? बच्चे को फीडिंग कराना। अरे बोलो। तो ये मैमल्स का प्राइम कैरेक्टर होता है, ठीक है ना, बच्चे को फीडिंग कराना। तो लास्ट क्लास में अपन ने केवल वो पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट। क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट। बातचीत नहीं, पीछे वालों, है ना, इधर देखो। तो आगे पढ़ेंगे ना, वो अलग से, वो दोनों मिक्स आएंगे उसमें। देखो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। देखो, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी। कौन से होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फॉर मेल, फॉर फीमेल। मेल के लिए हो जाएंगे भाइयों टेस्टिस। कौन हो जाएंगे? फीमेल के लिए हो जाएंगे ओवरीज। कौन हो जाएगी? ओवरीज हो जाएगी। बात करें मेल में टेस्टिस हो या फीमेल की ओवरीज हो, सुनो। अब सब लोग इधर देखो, ये गेट लगा दो, एसी चल रहा है अपना, खराब हो जाएगा। सरकारी तो ही नहीं, सरकारी है। अच्छा, सरकारी होता तो भी अपना ही होता है कि जितना ज्यादा तुम उसको लॉस करोगे महंगाई अपना बढ़ जाएगी। सरकार कौन सी अपनी जेब से देगा? कोई भी सीएम पीएम जेब से थोड़ा ना देता है। महंगाई आप पर डाल देगा। अब आप रेल की पटरियां उखाड़ो, चाहे कुछ भी करो, अरे बोलो, ले दे के वो इनडायरेक्टली लोड आप ही पे पड़ना है। सरकार क्या क्या जा रहा है? ज्यादा ज्यादा सरकार चुनाव हार जाएगी, मतलब कोई पार्टी दूसरी पार्टी आ जाएगी, तो वो कौन सा अपना जेब से देगी? तो प्राइवेट हो के सरकारी हो, लोड ले दे के आम जनता पे पड़ता है, और हम सब आम जनता हैं। मैंगो मैन। हाँ, आम आदमी। मैंगो मैन, हम भी आम आदमी भाई, सब आम आदमी है, कोई वीवीआईपी थोड़ी हम लोग। चलो इधर देखो। हाँ, अब इधर देखो, बातचीत नहीं। देखो क्या होता है कि डेवलपमेंट कैसे होता है समझना। पहले मुझे पता, आप में से कुछ को कुछ भी नहीं आता और कुछ को थोड़ा थोड़ा आता है, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको मेरे से भी ज्यादा आता है। तो जिनको मेरे से ज्यादा आता है वो बातचीत कर सकते हैं ना, और जिनको कुछ नहीं आता चुपचाप बैठे रहे, और जिनको थोड़ा बहुत आता है वो भी चुपचाप ही बैठे रहे। ठीक है। देखो, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, आई मीन प्राइमरी टेस्टिस मेल में और ओवरीज फीमेल में, दोनों का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही डेवलपमेंट हो जाता है। व्हेन जब बच्चा एम्ब्रियो है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, लोअर एब्डोमिनल केविटी, ये हमारा एब्डोमन। वैसे तो टोटल केविटी डायफ्राम ने 2% डिवाइड किया, थोरेसिक और एब्डोमन। एब्डोमन में भी लोअर एब्डोमन, कौन सी केविटी? लोअर एब्डोमन बात करें, तो लोअर एब्डोमिनल केविटी में बात करें, हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर रेस्पेक्टिवली टेस्टिस और बात करें जो है ओवरीज डेवलप होती है। अब ओवरीज तो क्या होती है भाइयों? थ्रू आउट द लाइफ वो लोअर एब्डोमिनल केविटी में बनी, और थ्रू आउट द लाइफ वहीं प्रेजेंट रहेगी। उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता।
और किसी फीमेल में जितने अंडे बनने होते हैं वो तभी बन जाते हैं व्हेन हर सेल पास एम्ब्रियो। अरे बोलो भाई, हम सब लोग दो गैमेट से बने, एक फादर का गैमेट, एक मदर का गैमेट। फादर का गैमेट चूंकि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी एज पर एक बार शुरू हुआ, टिल नेचुरल डेथ इट विल बी कंटिन्यू। अरे बोलो, अब मेल चाहे 17 साल का है चाहे 117 साल का है, डेली स्पर्म बनाएगा, ठीक है, क्योंकि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कभी स्टॉप नहीं होता। फीमेल में क्या होता है कि जितने अंडे उसमें जिंदगी भर रिलीज होने हैं वो तभी बन चुके थे व्हेन हर सेल वाज एम्ब्रियो, और एम्ब्रियोनिक कंडीशन का भी मात्र 6 मंथ। कौन सा मंथ? यानी एक बेबी फीमेल इतनी सी होती है अपने माँ के यूट्रस में, तब उसमें जिंदगी भर रिलीज करने वाले अंडे बन चुके हैं जब वो खुद एक एम्ब्रियो है। अब हम सब लोग दो गैमेट से बने, एक माँ के और एक फादर के। तो हम सब 50% माँ से 50% पापा से बने, और पापा का गैमेट हमेशा फ्रेश होगा क्योंकि मेल, और फीमेल का गैमेट हमेशा बात करें पुराना। तो हम लोग 50% अपनी नानी के यूट्रस में ही तैयार हो गए थे। हाँ या ना? उसको तो नया नया सा लग रहा होगा, बोले ये किस हो गया। चलो भाई, हम फादर का गैमेट स्पर्म, मदर का गैमेट ओवम। अरे कल ही पढ़ा है अभी तो, तुम लोग क्या करते हो, तो कल ही पढ़ा है। मदर का गैमेट ओवम, ओवम में हो, मदर में वो ओवम कब बना था, रिलीज हुआ वो प्यूबर्टी एज के बाद। प्यूबर्टी एज के बाद फिर फादर का स्पर्म आया, एम्पुलर स्टमक जंक्शन पर हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर 6-7 दिन बाद इम्प्लांटेशन हो गया। फिर आप और हम जैसे, आप जैसे सुपर स्मार्ट बच्चे पैदा हुए। अरे बोलो, ठीक है। माँ में वो गैमेट कब बना था, व्हेन हर सेल्फ वाज एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो कहाँ रही होगी, नानी के यूट्रस में, यानी उनकी मदर के यूट्रस में। तो वो जब अपनी माँ के यूट्रस में थी मात्र 6 महीने की, इतना सा बच्चा होता है 6 महीने का। अरे बोलो, तो उनकी चिन्नी चिन्नी सी ओवरीज में लाखों ऊगोनियां बन चुकी है। फिर वो पैदा होती है लड़की, फिर बड़ी हुई, प्यूबर्टी आई, फिर बड़ी हुई, शादी हुई, फिर आपके फादर से शादी हुई, बात करें, वो आपकी मदर बनी। तो उनमें वो अंडा कब रिलीज हुआ, ठीक है, जब बात करें फादर का स्पर्म आया उस महीने में। लेकिन बना कब, व्हेन हर सेल वाज एम्ब्रियो, और वो कब थी, नानी के उटरस में। कहाँ थी? अरे थी ना दोस्तों। सरप्राइज क्या हो रहा है, देखो एवोल्यूशन कितनी बेहतरीन चीज है ना, बात करें कि हमारा 50% जो जीनोटाइप है वो माँ के एम्ब्रियो, माँ की ओवरी में बन गया था, और माँ खुद जब खुद एक एम्ब्रियो थी। यानी हमारा 50% रिलेशन सीधा सीधा नानी के यूट्रस से होता, दादी के यूट्रस से नहीं होता रे बाबा। क्योंकि दादी के यूट्रस से पापा पैदा हुए, और पापा में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी एज के बाद पर डे बनते हैं। अरे बोलो, जबकि मदर के अंदर या फीमेल के अंदर अंडे सारे के सारे तभी बन जाते हैं व्हेन हर सेल पास एम्ब्रियो। तो सीधा सीधा हम लोग 50% नानी के यूट्रस में ही तैयार हो गए थे। अरे बोलो, हाँ जी। कुछ को समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। कोई बात नहीं, भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे पूरा का पूरा चैप्टर बचा अपने पास, वो जेनेसिस पढ़ेंगे, वहां बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, मैं आपको एक एक लाइन याद करा दूंगा, मेरी टेंशन है, बस सुनते जाओ। अब मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर जो ओवरीज होती है, और बात करें टेस्टिस होती है, दोनों एब्डोमेन केविटी, लोअर एब्डोमेन केविटी में बना। फीमेल के अंदर तो ओवरीज थ्रू आउट द लाइफ विद इन एब्डोमेन केविटी, जहां बनी थी वहीं रहेंगे, लोअर और एब्डोमेन केविटी। लेकिन मेल में क्या हुआ कि एब्डोमेन केविटी में तो टेस्टिस बने, लेकिन बात करें जो है 8वें महीने, इंट्रा यूटेराइन लाइफ यानी एम्ब्रियोनिक कंडीशन के 8वें महीने में ही वो बात करें टेस्टिस वहां से निकले, और फाइनली मेल की बॉडी के बाहर स्क्रोटम से एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको आप लोग स्क्रोटम से बोलते हो, वहां पर आकर बात करें वो सिचुएटेड हो गए। और उसके बाद फिर मेल पैदा हुआ 1 महीने बाद, क्योंकि 8वें महीने में आए तो 9वें महीने मेल पैदा हुआ। फिर बस जिंदगी भर स्क्रोटम में ही रहेंगे, थ्रू आउट द लाइफ स्क्रोटम में रहेंगे। पहला क्वेश्चन, मेल में ऐसा क्यों हुआ, बाहर क्यों आ गए? हाँ, अंदर टेम्परेचर ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो हम तो ट्रू वार्म ब्लडेड एनिमल है ना, मतलब ऐसा क्यों हुआ कि मेल की बॉडी से बाहर आ गए? अच्छा, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। अच्छा, क्यों रिक्वायर्ड है? हम मारो तुक्का। इतना तो तुमको याद है कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 2 to 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। बट क्यों रिक्वायर्ड है? हाँ, अच्छे क्वालिटी के स्पर्म नहीं बनते हैं ऐसा? नहीं, सीधी सी बात है, हो सकता है ऐसा भी हो, या स्पर्म प्रोडक्शन की रेट घट जाए, या कुछ और हो जाए कि स्पर्म की साइज, शेप, मोटिलिटी पे कोई इफेक्ट आ जाए। बोलो ऐसा क्यों होता है कि मेल अपना जो स्पर्मेटोजेनेसिस है टेस्टिस में, और टेस्टिस को उसने बॉडी से बाहर क्यों निकाल दिया भाइयों? एग्जैक्ट कारण बताओ, ऐसे तुक्के मारने से कुछ नहीं होता। हम्म। अब तो ऐसी भी चल गया, आज से तो गर्मी एकदम से बाहर पड़ गई। अभी थोड़ा सा 2-4 दिन है ना, इसका ध्यान रखना, एकदम से वायरस एक्टिवेट होंगे अभी।
कौन बोला इधर से? एक तो मास में पहचान में भी नहीं आते, कौन बोला? हाँ, खड़ा हो जाया करो, मास्टर को थोड़ी इज्जत दे दिया करो। हाँ, अच्छा, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ऐसा ऐसा क्या मतलब? पूरी बॉडी में देख लो, मतलब हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पूरा ब्रेन देख लो, इंटेस्टाइन देख लो, लीवर देख लो, पेनक्रियास देख लो, सारे बड़े बड़े ऑर्गन विद इन बॉडी कैविटी, विद इन बॉडी काम कर जाते हैं। बट टेस्टिस में ऐसा क्या है कि नहीं साहब हम तो कूल है। और बाकी के ऑर्गन बात करें, जाओ तुम चिल्लाते तापमान में रहो 37 में, हम तो बाहर जाएंगे भैया। ऐसा क्यों? और कोई कारण नहीं? और पीछे वालों, याद करो टेस्टिस तो काफी लेट बने थे, कुछ करोड़ साल पुरानी बात है। आप तो बिग बैंग से पुराने हो। बोलो। देखो मैं बता दो क्या होता है। जैसे कोई फीमेल है, अरे देखो पढ़ रहे ना, मतलब इतना सॉलिड पढ़ेंगे ना कि आप भी टीचर बन सकते हो। या खैर हमें वो नहीं पढ़ना, अपने को ले दे के ना नीट निकालना है। नीट निकालना है, और एक बार नीट निकाल लिया लाइफ सेट है, बात कर। तो रटो मत, मैं कहीं नहीं रटवाऊंगा, मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, मेरा नाम ही ए आर है। हर असर्शन का रीजन है। तो ये देखो कितना स्मार्ट सा कटप्पा बैठा हुआ है, छोटा सा फोटोसिंथेसिस करता हुआ कटप्पा। लगा ले टोपी, लगा ले। ये चलो कोई नहीं, ये जब से वो बाहुबली पिक्चर आई, जो भी गंजा लड़का दिखता है मैं उसको कटप्पा बोल देता हूँ। है ना, बुरा मत मानना। कई बच्चों को लगता है कि सर बाल कटाने से क्या होता है कि टेंशन आदि तो खत्म हो जाती है। फिर ये टेंशन नहीं कि कौन देख रहा कोई नहीं देख रहा, सीरम तेल क्या लगाना है, बोले हटाओ, शैम्पू साबुन सबका खर्चा बचता है, और आदमी का ध्यान पढ़ाई पे जाता है, मतलब डिस्ट्रेक्शन खत्म हो जाता है ना। कई बच्चे कराते हैं, बात करें, कोई बात नहीं, करा लो। और गर्मी आगे करा लेना चाहिए ना, ताकि तुम्हारा नीट, अच्छा नीट तक बाल भी आ जाएंगे, 3 महीने में आ जाते हैं ठीक ठाक बाल। ठीक है, अब इधर देखो क्या होता है। जैसे कोई फीमेल है, 10 साल उसकी प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी तो समझते हो ना, जब गेमेटोजेनेसिस शुरू होता है। और 50 साल सपोज उसका मीनोपोज है, तो 50 - 10 40 साल, 40 साल तक उसकी रिप्रोडक्टिव एज रही। अब वो एक महीने में एक अंडा रिलीज करती है नॉर्मली, तो 1 साल के 12, तो 40 × 12 करो, बात करें कितना हो गया, 480, कितना हो गया? ये लो भाई, नॉर्मल हेल्दी फीमेल इन देयर एंटायर लाइफ शी कैन प्रोड्यूस अबाउट 480 एक्स। कितने एक्स? जोर से बोलो। 480 अंडे बात करें एक फीमेल बना सकती है। अब बात करते हैं मेल की। एक मेल है, प्यूबर्टी एज उसकी आई नॉर्मली 15 16 17 में आ गई, ठीक है। 16 17 में उसकी प्यूबर्टी आई, और एक बार उसने स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू किया। अब वो मेल चाहे 80 साल का होके मरे कि 180 साल का होके मरे, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस डेली होगा। हेल्दी मेल पर डे कितने स्पर्म बनाता है? A healthy male produce how much of sperm per day? 200 से 300 मिलियन दुष्टों पर इजेकुलेशन होता है। कुछ भी मतलब, एनसीईआरटी का कोई भी डाटा कहीं भी सेट कर देते हो तुम लोग, सर एनसीईआरटी रट रखी है। पर डे कितने बनाता है? ये प्रीवियस आईपीएमटी के क्वेश्चन है, आपको कुछ बुक्स में मिल जाएगा। इतने बनाता है, देखो, पर डे हेल्दी मेल प्रोड्यूस दिस मच ऑफ स्पर्म पर डे। पर डे मात्र 10 की पावर 12 से 10 की पावर 13 पर डे। ये जेकब सिंड्रोम कौन है? इधर देखो, जेकब में क्लाइने फेंटर बढ़ा दूंगा। इधर देखो, बात करें, सुनो। अ हेल्दी मेल प्रोड्यूस दिस मच ऑफ स्पर्म पर डे, तो सोचो एक फीमेल है, उसको एक महीने में केवल एक ओजेनेसिस पूरा करना है, एक अंडे का, यानी सिर्फ एक माइटोसिस और एक मियोसिस। अरे बोलो, वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अलाउ करेगा? लेकिन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, आप खुद बताओ, डेली दी 10 की पावर 12 से 13 स्पर्म पर डे बनेंगे, तो भाई आपको ट्रिलियंस में मियोसिस माइटोसिस करने पड़ेंगे, बोलो। और इतना सारा रैपिड डिवीजन आपका नॉर्मल टेम्परेचर अलाउ नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा भैया बाहर जाओ, और ये बाहर आ गए, बोले ठीक है भैया हम घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं, एक्स्ट्रा पाउच बना दो, हम बाहर रहेंगे। अरे बोलो, तो नरिशमेंट वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा, लेकिन बाहर टेम्परेचर इनका मेंटेन हो जाएगा। अच्छा, टेम्परेचर फिर से हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है, लेकिन वो 2 से 2.5 डिग्री कम मेंटेन करेगा। अरे बोलो, तो इतना मियोसिस माइटोसिस इसको पर डे करना होता है, और आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इतना अलाउ नहीं करेगा। ये फाइनल आंसर होता है। अरे बोलो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इस चीज को जो मैंने बोला है, कि मेल में टेस्टिस और फीमेल के ओवरीज, मैं पहले तो लिख देता हूँ। अच्छा, दोनों का ओरिजिन होता है मीजोडम से। किससे होता है?
मेसोडर्म कितने टाइप की होती है? मेसोडर्म एक की होती है? दो होती है दोस्तों। कौन कौन सी? मेसोडर्म दो तरह की होती है। कौन बोला हेक्टो और एंडो? दुष्ट आदमी। इतना दिमाग लाते कहां से हो? कितने तेजस्वी लोग हैं, कितनी शानदार विचारधारा रखते हैं, हैं? कौन है लोग, कहां से आते हैं? मेसोडर्म कितने तरह की होती है? दो तरह की, एक्टोडर्म एंडोडर्म। इस साल का नोबेल प्राइज दो इसको। दो तरह की होती है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। भाइयों इतना तो याद होगा यार, अचीवर में हम लोग है ना, अभी एक्स नाम है अपना, 10th अचीवर बात करें। दो तरह की मेसोडर्म होती है, या अपन एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। इंट्रा एम्ब्रियोनिक जो हमारे अंदर है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, और एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो हमसे बाहर होती है, याद करो जिससे पीजीसीज बनती है। तो दो तरह की मेसोडर्म होती है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अभी हमारी बॉडी में इंट्रा ही है, एक्स्ट्रा का बस थोड़ा सा पार्ट है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोगों को कौन सा होता है। तो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो होता है, यानी जिसको हम नॉर्मली मेसोडर्म ही बोलते हैं, ठीक है, तो ये मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज, मैं लिख देता हूं, बात करें जो है derived from embryonic mesoderm ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ। अच्छा, अभी तो मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूं आईयूएल का, पूरे चैप्टर में शॉर्ट फॉर्म से काम चला लेना। इंट्रा यूटेराइन लाइफ एंड सिचुएटेड इन एब्डोमिनल केविटी, सिचुएटेड इन एब्डोमिनल केविटी। लेकिन मेल में क्या चेंज आ जाएगा? इन मेल। और फीमेल में क्या चेंज आएगा? इन फीमेल। देखो मेल में क्या चेंज आएगा, मैं लिख देता हूं, टेस्टिस descends in scrotum after 8th month of इंट्रायूटेराइन लाइफ। मैं कारण भी लिख देता हूं, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड। अच्छा, फीमेल में, फीमेल में ऐसा कुछ नहीं होता। ओवरीज रिमेन्स इनसाइड एब्डोमिनल केविटी थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, चलिए, मुझे पता था ये आपको पहले से भी आता था। अब आ जाओ सेकेंडरी में, भाई थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, मुझे पता है आपको ये पहले से आता था, और मुझे ये भी पता है कि ये नहीं आता, तो ढंग से सुनना, ठीक है ना? अलर्ट होकर बैठा करो यार। हाँ, अलर्ट होकर बस, अभी तो क्लास चालू हुई, अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ बात, है ना? ऐसा बोलो, मर्दों की तरह बैठा करो एकदम। ना अपन सुपर है, ना क्लाइन है, अपन प्योर मेल है, एक्स वाई। न एक जीन कम है, ना ज्यादा है, ना क्रोमोसोम कम है, ना ज्यादा है, ना, तो बस अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखा करो। और मर्द बातें भी नहीं करते क्लास में, वो लड़कियों का करेक्टर होता है, वो एक्स क्रोमोसोम पर कुछ जीन होते हैं, वे नए फाइंड आउट हुए, टोकेटिव जीन, वो हमारे अंदर नहीं होते, ठीक है ना? हाँ, बातें मत किया करो। तो इधर वाले बच्चे तो बैठे रहते हैं, देखो ये हाइबरनेशन शो कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्व करते हैं। इधर देखो, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसको पढ़ने में अपने को आधा पौन घंटा लग जाएगा, लेकिन याद हो जाएगा फॉर एवर के लिए। थोड़ा सीरियसली सुनना। देखो, एक प्रिंसिपल होता है कि हम जब एम्ब्रियो थे, तो हम लोग जब एवोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहां भी पढ़ेंगे कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन बाय आल्सो प्रपोज्ड बाय मिस्टर कार्ल अंस वॉन बेयर। याद करो, अंस हैकेल, वॉन बेयर। अब वॉन बेयर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी, दिया ना? व्हाट डू यू मीन बाय ऑन्टोजेनी? अभी प्लांट डाइवर्सिटी में पढ़ा है आपने, झूठ मत बोलना। प्लांट डाइवर्सिटी में ऑन्टोजेनी फाइलोजेनी दोनों वर्ड आपने पढ़ लिए, और हम पहली बार नहीं पढ़ रहे मचीवर में, एंथ्यूज नहीं पढ़ा रहा मैं। हाँ, ऑन्टोजेनी का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, वी ऑल बिलोंग टू सेम स्पीशीज, होमो सेपियन सेपियन। तो हम सबका जो गेस्टेशन पीरियड है वो हमारी ऑन्टोजेनी है, और वो होता है 9 मंथ + 7 डेज। मोटा मोटा हम लोग 9 मंथ मान लेते हैं, क्योंकि अब ऑन्टोजेनी हमारी घट रही है, क्योंकि हम जल्दी एडवांस हो रहे हैं।
एवोल्यूशन में हमारी ऑन्टोजेनी घटती जा रही है क्योंकि एडवांसमेंट जल्दी हो रहा है। ठीक है, ये बात याद रखना, गेस्टेशन अब घट रहा है, ज्यादातर बच्चे आजकल 8.5 महीने में पैदा हो जाते हैं। तो ऑन्टोजेनी मतलब किसी ऑर्गेनिज्म, वेदर इज एनिमल और प्लांट, उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो उसको तो बोलते हैं ऑन्टोजेनी। क्या बोलते हैं? रिकेपिटुलेट का मतलब होता है रिपीट करना। क्या मतलब होता है? ऑन्टोजेनी में हम रिपीट करते हैं हमारी फाइलोजेनी। अब फाइलोजेनी तो बता दो क्या होता है? उसका कंप्लीट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जैसा फॉर एग्जांपल हम लोग टॉप के एनिमल हैं, हम लोग मैमल्स हैं। उधर बात करें वो एंजियोस्पर्म है, वो प्लांट डाइवर्सिटी के सबसे टॉप के एनिमल है, प्लांट है। तो हम जैसे मैमल हैं और उसमें भी ह्यूमन है, तो हमने हमारे 9 मंथ के गेस्टेशन पीरियड में यानी ऑन्टोजेनी में रिपीट किया है हमारी टोटल फाइलोजेनी को। और हम सबसे टॉप के एनिमल है तो हमारी फाइलोजेनी भी सबसे ज्यादा लंबी होगी, पूरे 4 अरब साल पुरानी फाइलोजेनी। अरे बोलो, क्या एक मैमल अपनी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियन के कैरेक्टर शो करेगा? यस। लेकिन क्या एक फिश अपनी ओंटोजेनी में बाकी के वर्टिब्रेट के कैरेक्टर शो करेगा? नो सर। तो कौन किसका एंसेस्टर है ये आप अपनी एम्ब्रियोलॉजी से पता लगा सकते हो। क्या फॉसिल तो बताते ही है, वेस्टिजल ऑर्गन भी बताते हैं, एटाविज्म भी बताता है, रिवर्जन भी बताता है, लेकिन आप एम्ब्रियोलॉजी से भी पता लगा सकते हो कि आपके एंसेस्टर कौन है। तो मूलर ने जो प्रिंसिपल दिया था कि ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अपने एंसेस्टर कैरेक्टर्स को रिपीट करता है या शो करता है, एक ही बात होता है। वन बेड ने शो करता बोला था, मूलर ने उसको रिपीट करना बोला था, बात तो एक ही, लॉजिक एक ही निकलता है। तो आपको कि सर आप ये रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन क्यों पढ़ा रहे हो भाई? ये एम्ब्रियोलॉजिकली पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, अपना आप याद होगा। एक बात बताओ, जैसे हम सब लोग बात करें हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमारे सारे एंसेस्टर के कैरेक्टर को रिपीट करते हुए या शो करते हुए आए हैं, बिल्कुल पैदा हुए हैं, तो 9 मंथ में हमने पूरे 4 अरब साल के एवोल्यूशन को, हमारी टोटल फाइलोजेनी को रिपीट किया है या शो किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोऑर्डिनेट है, तो हमारे अंदर बीइंग अ कोऑर्डिनेट सबसे पहले डेवलप होना चाहिए था नोटोकोड। क्या डेवलप होना चाहिए था? तो क्या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में नोटोकोड बना था क्या? तो अभी कहां गया फिर? डिजनरेट कर गया, उसकी जगह कौन आ गया? वर्टिबल कॉलम। सुनना, हम हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमेशा, भाई ये सुन लेना, पूरे चैप्टर में काम आएगा। तुम कैसे पढ़ते हो मुझे नहीं पता, मैं उसे पढ़ाऊंगा जैसे बेस्ट है। 2 तरह के ऑर्गन बनते हैं। एक ऑर्गन वो जो आपके बात करें एंसेस्टर का करेक्टर है, और एक ऑर्गन वो जो आपका खुद का करेक्टर। जैसे मैं बोलूं कि हमारे एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हमारे अंदर क्या गिल्स बने थे? अरे गिल्स बने थे, लेकिन गिल्स हमारा एडवांस करेक्टर की लोअर करेक्टर, तो फर्दर वो ग्रो करेगा कि खत्म होगा? तो गिल्स बने थे केवल रिपीट करने के लिए, शो करने के लिए कि भाइयों आपके एंसेस्टर फिशेज है। अरे बोलो, लेकिन क्या कभी किसी फिश में लंग्स बनेंगे? नो सर, क्योंकि हम उसके एंसेस्टर थोड़ी, वो हमारी एंसेस्टर है। अरे बोलो, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 2 तरह के ऑर्गन को बात करें जो है बनाता है, एक उसका एंसेस्टर का करेक्टर और दूसरा खुद का करेक्टर। एंसेस्टर करेक्टर बनता है खत्म होने के लिए, केवल रिपीट करने के लिए, ये बताने के लिए हाँ भाई ये आपका एंसेस्टर था। और एडवांस करेक्टर बनेगा फर्दर ग्रो करने के लिए। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमारे पास पहले गिल स्लिट बने और खत्म हो गए, ये बताने के लिए कि भाई फिश आपके एंसेस्टर थी, और बाद में लंग बने और बनते गए, और आज हमारे पास वेल डेवलप्ड लंग्स है। अरे बोलो, तो उसी तरह बात करें एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हमारे पास नोटोकोड था, नोटोकोड बना और खत्म हो गया, और उसकी जगह आ गया वर्टिबल कॉलम। लेकिन आज भी नोटोकोड का रेमिनेंट जो है वर्टिबल कॉलम में इंटरवर्टिबल डिस्क के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस पल्पोसस। अरे बोलो, एम्स 2004 का क्वेश्चन। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अपने एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को रिपीट करता है या शो करता है, तो वो हमेशा 2 तरह के कैरेक्टर डेवलप करेगा अपने एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। एक वो जो उसके एंसेस्टर का करेक्टर है, यानी लोअर करेक्टर केवल डेवलप होगा और खत्म हो जाएगा, और एडवांस करेक्टर यदि वो आपका, तो वो ग्रो करता ही जाएगा और डेवलप होकर वेल डेवलप हो जाएगा। अरे बोलो, हाँ जी बिल्कुल, यही तो एवोल्यूशन होता है। अब याद करो, हम सबकी किडनी, हम सबकी किडनी, अब आपको सर ये एक्सक्रीशन पर क्यों आगे, देखो ऐसे पढ़ेंगे है ना। हम सबकी किडनी बनती है नेफ्रोटोम प्लेट से। किससे बनती है? ये बात करें जो है नेफ्रोटोम प्लेट। नेफ्रोटोम प्लेट जो होती है ये भी मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है, यानी हमारी किडनियों का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है, सबको पता है, ठीक है। नेफ्रोटोम प्लेट जो है इसके 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट। इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रोनेफ्रिक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसका एंटीरियर पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे भाइयों प्रोनेफ्रिक। क्या बोलेंगे? मिडिल पार्ट को बोलेंगे मीजोनेफ्रिक। क्या बोलेंगे? और बात करें जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको बोलेंगे मेटानेफ्रिक। क्या बोलेंगे? तो प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। सुनना,
इन प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, यानी हम जब एम्ब्रियो थे, वेदर मेल और फीमेल, रिजल्ट मैटर कि हम किडनी पढ़ रहे हैं, किडनी से मेल का और फीमेल का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। यहां पर बात करें, एक प्लेट बनी जिसका नाम होता है नेफ्रोटोम प्लेट, ये मेल और फीमेल दोनों में बनेगी, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में बनेगी। अब इस नेफ्रोटोम प्लेट के 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट प्रोनेफ्रिक, मिडिल पार्ट मीजोनेफ्रिक, पोस्टीरियर पार्ट मेटानेफ्रिक। जल्दी से बोलो, इन तीनों में से प्रो, मीजो, मेटा, इनमें से बीइंग अ मैमल हमारा एडवांस कैरेक्टर कौन सा है? तो इन तीनों में से कौन सा पार्ट ग्रो करना चाहिए? अच्छा, जो जितना पुराना करेक्टर है वो उतना जल्दी ग्रो करेगा और उतना जल्दी खत्म भी होगा। तो प्रो और मीजो में से ज्यादा पुराना करेक्टर कौन सा है? प्रो, क्योंकि प्रो आपकी फिशेस की किडनी बनाता है। अरे बोलो। तो प्रोनेफ्रिक हमारे अंदर बना और बनकर खत्म हो गया, क्योंकि ये अपनी नेचुरल इवोल्यूशनरी टेंडेंसी शो कर रहा है कि प्रोनेफ्रिक बनेगा और बनकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फिशेस नहीं है, हम लोग मैमल्स हैं। अरे बोलो। तो प्रोनेफ्रिक बना और बनते ही भाइयों, प्रोनेफ्रिक बना और बनते ही ये कर गया डीजनरेट। क्या कर गया? ये लो भाई, डीजनरेट कर गया। अच्छा, मेटानेफ्रिक क्या करेगा? मैं पहले ये बता देता हूं। मेटानेफ्रिक ग्रो करेगा 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 और ये बना देगा किडनीज। क्या बना देगा? आपकी और मेरी ये रही एग्जैक्ट पोजीशन किडनीज की, ये हमारी किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी। कौन सी किडनी है? अरे पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले सब कुछ पाया जाता है मेटानेफ्रिक सुपर एडवांस किडनी। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? देखो, मैं चैप्टर क्या पढ़ा रहा हूं, मुझे उससे मतलब नहीं, पूरी जूलॉजी चलेगी एक साथ, ठीक है ना? तो क्लास में मिस मत करना, तुम्हारा नुकसान होगा। मेटानेफ्रिक आपकी किडनी बनाता है, प्रोनेफ्रिक सर बहुत ही पुराना करेक्टर है। अच्छा, मीजोनेफ्रिक आपका एडवांस करेक्टर है कि लोअर करेक्टर है? ये किसकी किडनी बनाता है? एम्फीबियंस की। किसकी बनाता है? फ्रॉग, उस 2 कोडी के फ्रॉग की किडनी बनाता है मीजोनेफ्रिक पार्ट। लेकिन हमारे अंदर हमारा एडवांस करेक्टर की लोअर करेक्टर? अबे लोअर दुष्टो, मीजो कब से एडवांस हो गया तुम्हारा? फ्रॉग की करेक्टर को तुम क्या करोगे? फ्रॉग की किडनी बनाता है। तो ये क्या होता है? ये भी खत्म होगा, लेकिन खत्म होने से पहले ये एक डक्ट की फॉर्म में बनता है और बाद में डक्ट खत्म हो जाएगी। तो मीजोनेफ्रिक पार्ट से जो डक्ट बनती है, साइंटिस्ट ने उसी को नाम दे दिया मीजोनेफ्रिक डक्ट। क्या नाम दे दिया? मीजोनेफ्रिक डक्ट। या इसी का दूसरा नाम होता है भाइयों वोल्फियन डक्ट। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? तो मीजोनेफ्रिक डक्ट, या बात करें वुल्फियन डक्ट, इसका नाम होता है। सुनना, एक बात बताओ। अच्छा, एक बात बताओ, आप आपकी एम्ब्रियोलॉजी में अपने एंसेस्टर कैरेक्टर्स को रिपीट करते हुए या शो करते हुए आए हो, तो कैरेक्टर्स को रिपीट करने का या शो करने का सीक्वेंस भी तो वही होगा ना, जो आपका टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है या आपका इवोल्यूशनरी बात करें, फाइलोजेनिकल बात करें, सीक्वेंस है। मतलब कि आपने जैसे एक आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर भी रिपीट किया, आपने एक रेप्टाइल का कैरेक्टर भी रिपीट किया, आपने बात करें एक फिश का कैरेक्टर रिपीट किया, तो सबसे पहले इन तीनों में से सबसे पहले किसका कैरेक्टर रिपीट करोगे? आर्थ्रोपोडा, फिर फिश का, फिर एम्फीबियन का, है जी, फिर रेप्टाइल का, फिर आप अपने बात करें क्लास पे आओगे, मतलब आप बात करें उस पे आओगे। अरे बोलो, वर्टिब्रेट हो, कॉर्डेट हो, फिर धीरे धीरे बात करें मैमल पर आओगे। अरे बोलो। फिर बात करें उस पे आओगे, बात करें कि सब प्राइमेट पे आए, फिर उस पे एंथ्रोपोइडी पे आओगे, फिर बंदरों के करेक्टर आएंगे लास्ट में, फिर धीरे धीरे आपके खुद के करेक्टर बनेंगे। अरे बोलो। यानी हम हमारी एम्ब्रियोलॉजी में पूरे इवोल्यूशन को रिपीट करते हुए आते हैं। इवोल्यूशन में बात साफ साफ लिखी हुई है। तो ये सबसे पुराना करेक्टर है, बना और बनते ही खत्म हो गया। ये मिडिल करेक्टर है, मतलब ये तो ये भी पुराना, लेकिन ये बनेगा और ये भी खत्म होगा। और ये मेटानेफ्रिक, ओ ये खत्म नहीं होगा, ये अपना एडवांस करेक्टर है, ये किडनी बनाएगा और ये ग्रो करेगा करेगा और 2 बेहतरीन किडनियां बना दी। अरे बोलो। तो एक बात बताओ, मेल हो चाहे फीमेल हो, क्या दोनों के अंदर बात करें, जो हम बात करें मीजोनेफ्रिक या वुल्फ एंडक्ट होगी? तो दोनों में नेचुरली इसकी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए? फर्दर ग्रो करने की कि खत्म होने की? खत्म होने की। और मेडिकल में हम लोग खत्म होने को बोलते हैं रिग्रेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिग्रेशन बोलते हैं। ये रिग्रेट होगा, ठीक है भाई, ये नेचुरल टेंडेंसी है, क्योंकि ये हमारा करेक्टर नहीं है, हमारा करेक्टर मेटानेफ्रिक है। अरे बोलो। ठीक है। अच्छा, ये सब मिजोडर्मल ओरिजिन के हैं, सबकी किडनी मिजोडर्मल ही होती है सारे वर्टिब्रेट की, ठीक है। दूसरी बात, मीजोनेफ्रिक डक्ट हमारा करेक्टर नहीं है, मतलब वुल्फियन डक्ट हमारा करेक्टर नहीं हो, तो एम्फीबियन का करेक्टर बात करें, यानी एम्फीबियन की किडनी बनती है, अपनी नहीं बनती भाई, अपनी तो मेटानेफ्रिक से बनती है। अब इसी बात करें, मीजोनेफ्रिक डक्ट के पास एक छोटी सी डक्ट और प्रेजेंट होती है, लेकिन वो हमारा करेक्टर है, बीइंग अ मेमल हमारा एडवांस करेक्टर है, और उसका नाम होता है मुलेरियन डक्ट। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? ये जो मुलेरियन डक्ट होता है, ये हमारा बीइंग अ मैमल हमारा सुपर एडवांस करेक्टर है, और ये बना है ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए। किसके लिए बना है? ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए, यानी हमारा खुद का करेक्टर है। तो सुनना, अच्छा ओरिजिन में ये भी मिजोडर्मल होता है, दोनों मिजोडर्मल है, या एंडोक्टो का कोई रोल नहीं। मुलेरियन भी बात करें मिजोडर्मल है, आपकी मिजोनेफ्रिक भी मिजोडर्मल है। अब सुनना, मुलेरियन हमारा एडवांस करेक्टर है। अच्छा सुनना, मुलेरियन जो डक्ट होती है ना, वो मिजोनेफ्रिक के बिल्कुल पास होती है, लोअर एब्डोमेन में, जहां मुलेरियन बनी है, जहां मिजोनेफ्रिक बनी है, उसी के पास मुलेरियन बनती है। मुलेरियन हमारा करेक्टर है, मिजोनेफ्रिक वो हमारा करेक्टर नहीं है, वो तो फ्रोग का करेक्टर है। अरे बोलो। ठीक है।
तो मुलेरियन मीजोनेफ्रिक के पास है। अच्छा, मेडिकल में हम लोग सराउंडिंग के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, पैरा, क्या बोलते हैं? तो मुलेरियन का एक दूसरा नाम भी हो जाएगा पैरा मीजोनेफ्रिक। देखो, पैरा का मतलब होता है सराउंडिंग, क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ ये हमारी अम्बलिकस, अम्बलिकस के आसपास जो ब्लड लेके आती है पैरा अम्बलिकल आर्टरी, जो इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है पैरा अम्बलिकल वेन। अरे बोलो। तो पैरा का मतलब होता है सराउंडिंग, क्या होता है? मेडिकल में पैरा का मतलब होता है सराउंडिंग, ये बात याद रखना, ठीक है? अब सुनना, मुलेरियन या पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट भी उसको बोलेंगे, तो जल्दी बोलो, इधर देखो फटाफट। वो छोटा सा बच्चा जो है वो मेल है चाहे फीमेल है, दैट डजंट मैटर, उस दोनों में दो दो डक्ट होगी। कितनी कितनी डक्ट होगी? कौन कौन सी? एक तो होगी मीजोनेफ्रिक या वुल्फियन, और एक होगी मुलेरियन। अरे बोलो। मुलेरियन वुल्फियन दोनों में होगी। अच्छा चलो इधर देखो, टेंडेंसी समझाओ, यू मानो ये मुलेरियन है, ये वुल्फियन डक्ट है। हाथ ऊपर करो मतलब ग्रो करेगी, हाथ नीचे करो मतलब रिग्रेशन करेगा। आप नेचुरल टेंडेंसीज बताओ, आप लोग नेचुरल टेंडेंसीज बताओ इन डक्ट की। मेल फीमेल से कोई लेना देना नहीं है, आप नेचुरल टेंडेंसी बताओ, जल्दी बोलो। मुलेरियन फर्दर ग्रो करेगी, वुल्फियन फर्दर, मुलेरियन फर्दर, वुल्फियन फर्दर, क्योंकि मुलेरियन और वुल्फियन उस दो कोटि के फ्रॉक का करेक्टर है। अरे वो एम्फीबियन है, अपने से कहाँ मैच करेगा? देख कितना स्मार्ट, फोर्थ चैम्बर हार्ट, हाइपोथैलेमस, चकाचक आदमी है। अरे बोलो। लेकिन थोड़े थोड़े करेक्टर बंदरों के हैं आज भी। अपेंडिक्स लेके बैठा हुआ है, कोकिक्स लेके बैठा हुआ है। अरे बोलो। थर्ड मोलर है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, बहुत सारे। इधर देखो बात कर। चलिए पहले सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल के पढ़ाऊं कि फीमेल के? दोस्तों चलो, ऐसा करो, इसमें क्या यार जगह, चलो कोई नहीं, जगह बना लेंगे अपन लोग, है मेल। और ये मैंने लिखा इधर फीमेल। पहले तुमको लिखना तो है नहीं, आज जो लिख लो, वैसे मैं नोट्स हो गए भी करा दूंगा, टेंशन ना लो। फीमेल। चलिए पहले फीमेल की बात करते हैं। तो बोलो भाइयों, पहले फीमेल को विद द नेचर चलेंगे, पहले फीमेल को लिया, आपने बोला फीमेल, लेडीज फर्स्ट, बिल्कुल लेडीज फर्स्ट। वुल्फियन या मेसोनेफ्रिक डक्ट ग्रो करेगा कि खत्म होगा? और मुलेरियन? तो चलो पहले फीमेल की बात करते हैं। इसके अंदर मुलेरियन डक्ट या उसी का दूसरा नाम होता है पेरा मीजोनेफ्रिक डक्ट। अच्छा ये अलग पार्ट है, पैरामीजोनेफ्रिक, ये ग्रो करेगा और उसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेगा भाइयों, जिसमें आते हैं, बात करें वेजाइना, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब। समझ में आ रहा है? नहीं आया? नहीं 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 आया। अच्छा एक बात बताओ, जो मीजोनेफ्रिक डक्ट या वुल्फियन डक्ट है वो आपका लोअर करेक्टर है, तो अपने आप ही खत्म होगा नहीं होगा? क्योंकि उसको ग्रो करने के आपके पास कोई जेनेटिक्स ही नहीं है। अरे बोलो। हाँ, तो वो खत्म होगा, तो मैं लिख देता हूं, बात करें जो है, ड्यू टू regression of वोल्फियन या मीजोनेफ्रिक डक्ट। देखो वुल्फियन डक्ट या मीजोनेफ्रिक डक्ट जब खत्म होगी, तो ऑब्वियसली बात है, जो भी बनेगा वो वेस्टिजल से भी घटिया बनेगा। अरे वेस्टिजल एटलीस्ट वो होता है जो कुछ तो होता है, वेस्टिजल वो होता है जो एटलीस्ट कुछ तो होता है, ये कुछ भी नहीं है। तो दो छोटे छोटे धागे लायक स्ट्रक्चर बनेगी, जिनको हम लोग बोलते हैं एपोफोरॉन एंड पेराफोरॉन। एपोफोरॉन पेराफोरॉन, आप कहेंगे सर ये होते क्या है? तो देखो, दो छोटे छोटे बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिनका कोई फंक्शन हो भी नहीं सकता, क्योंकि तो एम्फीबियन का करेक्टर है, बस आपके अंदर है क्योंकि वो आपके एंसेस्टर है। और बिल्कुल रिड्यूस, लीस्ट रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट होते हैं, मैं बता दूं आपको, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब और ओवरी के बीच में दो छोटे छोटे धागे लगे होते हैं, जिनका कोई फंक्शन नहीं होता। अरे बोलो। लोअर करेक्टर है, बस हमारी बॉडी में है, क्योंकि एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, तो ठीक है। ये तो फीमेल की बात हुई। चलो भाइयों, फीमेल फीमेल बन गई, बीच में मैं ये लाइन बना देता हूँ ताकि गिच पिच ना हो जाए। बोर्ड क्या छोटा हो गया ना, आते हमारी बड़ी से बोर्ड पे लिखने की पड़ी हुई है, बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था मतलब आप लोगों की बाल्यावस्था। जैसे मैं 11 सालों के पढ़ाते पढ़ाते, जिस दिन मैं पहले बार पढ़ाया होगा 2011 में, आप लोग उस समय मेरे हिसाब से 11th या 12th में होंगे। तो अचीवर में थे ना, फर्स्ट ड्रॉप था ना, देख। चलो इधर देखो, बात करें, इधर देखो। आई थिंक पहले दूसरे में पढ़ते होंगे दोस्तों, कौन से में थे? 11th में कौन सी? 2011 में सेकंड में थे ना, निक्कर पहन के जाते थे। क्या हुआ? फैन ऑफ करें? काहे? ठंड लग रही है? भाई का हाइपोथैलेमस कम काम कर रहा है।
वैसे कल से कोटा में तगड़ी गर्मी है और इस साल राजस्थान में बहुत तगड़ी गर्मी पड़ेगी। और राजस्थान तो, हाँ, डिहाइड्रेशन का ध्यान रखना तुम लोग, है ना। और छाता दिया ना तुम लोगों को, हाँ उसको लगा के आया करो। अब इधर देखो। हम्म। चलो, एक बात बताओ, फीमेल विद द नेचर गई है कि अगेंस्ट द नेचर गई है? खड़ा होता। बता, बिल्कुल सही बोला आपने, प्लीज एक्सप्लेन, मैं भूल गया अभी थोड़ी देर। हाँ, अगेंस्ट द नेचर गई ना, तो अगेंस्ट कैसे बोला फिर तुमने? तो मास्टर के मजे ले रहा है, और मास्टर ने ले ली तो फिर मजे बढ़ जा नीचे। तो आज तो क्या दूसरा ही दिन है, अभी मैं खुला नहीं हुआ ना, इधर देखो बात करें। सुनो, जो, फिर तू बिखर जाएगा। इधर देखो, देखो फीमेल एग्जैक्टली विद द नेचर गई है, उसको इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट बिल्कुल फॉलो किया है, जैसा करना चाहिए बिल्कुल उसने वैसा ही किया है। मुलेरियन डट हमारा करेक्टर था, ठीक है भाई, उसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बन गए। वुल्फियन और मेसोनेफ्रिक वैसे में हमारा करेक्टर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, दैट्स व्हाई मैं लिख दिया। अब बात करते हैं मेल की, है ना। आप शांति से सुनना। मेल का नंबर है, मेल ने कहा ठीक है भाई मेरे को मेल बनाओ एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। तो मेल में भी मुलेरियन और वुल्फियन दोनों है। वुल्फियन आपका लोअर करेक्टर है तो नेचुरल अपना आप खत्म हो जाएगा, और मुलेरियन आपका एडवांस करेक्टर है तो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा और ऑर्गन बना देगा। तो मेल ने अपनी दोनों डक्टों को कहा कि ठीक है भैया मुलेरियन आप तो मेरा करेक्टर हो, मैं मैमल हूँ, तो ठीक है मेरे अंदर ग्रो करो। और वुल्फियन तू तो लोअर करेक्टर है, तू का इधर देख रही है, तू तो बात करे उस छोटे से फ्रॉग की किडनी बनाती है, तो मेरे अंदर तेरा क्या रोल है, तू नहीं मत, अरे बोलो। वुल्फियन ने कहा ठीक है मैं खत्म हो जाती हूँ। मुलेरियन ने कहा कि ठीक है मैं ग्रो करती हूँ। अब मुलेरियन ने मेल को कहा कि देख मैं ग्रो तो करूंगी, पर भाई एक बात सुन ले। बोले क्या? मैं ऑर्गेनाइजेशन तो करती हूँ, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं कि मैं ऑर्गन तो बनाऊंगी, पर मैं ऑर्गन वही बनाऊंगी जो फीमेल में बनाए हैं, ये और ये। भाई तेरे को चाहिए क्या? मेल ने साफ साफ मना कर दिया। बोले भाई इससे बढ़िया हो तो बनाओ ही मत, इससे बढ़िया तो मुलेरियन डटे कहा कि देख मैं ग्रो तो करूंगी, लेकिन मैं ऑर्गन है ना वही बनाऊंगी जो मैंने फीमेल में बनाया है। मेल ने साफ साफ मना कर दिया, बोले रहने दे, तू निकल पहली फुर्सत में निकल। मेल ने साफ साफ मना कर दिया। और तुरंत ही उसने बात करी, वो टेंशन में आ गया, तुरंत ही अपना फोन निकाला और अपने वाई क्रोमोसोम को फोन लगाया। हच कुछ 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 हच वाई क्रोमोसोम, बोले भाई आप हमारे सेक्स क्रोमोसोम है, कृपया तनिक ध्यान दीजिए, ई मुलेरियन डट का बोल रही है। वाई क्रोमोसोम ने कहा टेंशन ना लो, अभी हम जिंदा है। वाई क्रोमोसोम ने तुरंत ही बात करें, बोला कि वाई क्रोमोसोम वो आपका सेक्स क्रोमोसोम ने, तो वाई क्रोमोसोम अब देखो मेल विद द नेचर नहीं जा सकता है, क्योंकि मेल यदि विद द नेचर गया तो वो पता नहीं क्या ही बन जाएगा। समझ गए तुम लोग? तो मेल क्रोमोसोम की जेनेटिक्स यहाँ काम करेगी, उसका वाई क्रोमोसोम की वजह से टीडीएफ, टीडीएस की वजह से टेस्टिस, टेस्टिस की वजह से सर्टोली सेल अपनी लाइफ का सबसे पहला हार्मोन बनाएगी जिसका नाम होता है एमएच। क्या नाम होता है? एंटी मोलेरियन हार्मोन। क्या नाम होता है? एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो याद रखना सर्टोली सेल अपनी लाइफ का पहला हार्मोन बनाएगी, और मेल क्या करेगा, कंडीशन को पूरा ही वाइस से वर्षा कर देगा। बोले मुलेरियन डक्ट तू होगा एडवांस करेक्टर, लेकिन खत्म कर, क्योंकि तू तो ये सिर्फ और सिर्फ ये और ये ऑर्गन बनाता है, और मेरे को ये नहीं चाहिए। तो सुनना, मेल एग्जैक्टली अगेंस्ट द नेचर जाएगा, और इवोल्यूशन में इसीलिए वो मेल बना। तो सुनना, मेल क्या करेगा, जो मुलेरियन नेचुरली ग्रो करनी चाहिए थी उसको तो खत्म करा देगा, और जो वुल्फिन खत्म होने की टेंडेंसी रख रही उसको बोलेगा बोले बहन अब तू खत्म मत हो, ऐसा कर तू ग्रो कर। और बात करें वुल्फियन ग्रो करेगी और मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनाएगा। भाई मेल एग्जैक्टली अगेंस्ट द नेचर गया है, यानी मेल एम्ब्रोनिक कंडीशन से अगेंस्ट द नेचर होता है, इसीलिए वो मेल है। यदि वो भी विद द नेचर होता तो आपका एवोल्यूशन ही खत्म हो जाता। यानी सोचो, मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन उस टिश्यू से बने हैं जिस टिश्यू से उस नाले में दौड़ते हुए छोटे से फ्रो की छोटी सी किडनी बनी है। एवोल्यूशन कितनी बेहतरीन चीज है, बोलो है या नहीं? यानी क्या हुआ? अच्छा समझ में तो आ रहा है ना? चल क्या रहा है, समझ में तो आ रहा है ना? अभी मैं पूछता हूँ, पहले एक बार लिख देता हूँ, अभी किसी टावर से पूछता हूँ। टावर मतलब बच्चा रहे, राजस्थान में बच्चे को टावर बोलते हैं। अब सुनो, तो मेल में बात करें ग्रो करेगा कौन? मीजोनेफ्रिक डक्ट। मीजोनेफ्रिक डक्ट, या इसी का दूसरा नाम होता है वुल्फियन डक्ट। क्या नाम होता है? ये ग्रो करेगा और मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा, एपिडिडाइमिस
वास डिफरेंस सेमाइनल वेसाइकल्स। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, बातचीत नहीं। ये जो है बात करें मेल में, कहा मुलेरियन डक्ट, जल्दी बोलो, ये खत्म होगी क्या? बिल्कुल खत्म होगी, क्योंकि मेल अगेंस्ट द नेचर चला गया और उसने, तो यहां पर क्या हुआ, मैं लिख देता हूं इसको अलग से। देखो मैं लिख देता हूं, पूरा ही लिख देता हूं, ड्यू टू वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम की वजह से बनेगा टीडीएफ। क्या बनेगा? चलो इसकी फुल फॉर्म तो बोल दो। हाँ, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। और टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर की वजह से बनेगी टेस्टिस। कौन बनेगी? टेस्टिस में बनेगी सर्टोली सेल। कौन बनेगी? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल अपनी लाइफ का पहला हार्मोन बनाएगी जिसका नाम है एएमएच। क्या नाम है? फुल फॉर्म बोलो। एंटी मोलेरियन हार्मोन। समझ में आया? अब आगे एंटी मोलेरियन हार्मोन क्या काम करेगा मैं वो भी लिख देता हूं। ड्यू टू एंटी मुलेरियन हार्मोन ये करवा देगा भाइयों रिग्रेशन। क्या करवा देगा? रिग्रेशन। मैं इधर लिख देता हूं, जगह नहीं मेरे पास, है ना। रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट, और एक छोटा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका कोई फंक्शन नहीं हो सकता। उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। क्या बोलेंगे? और मेल में प्रोस्टेटिक यूट्रिकल कहाँ होता है? मेल की जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके सेंटर में एक छोटा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बात करें हम लोग प्रोस्टेटिक यूट्रिकल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो, ये तो आपको पहले से भी आता था, इसको दोबारा से ब्रीफ कर देता हूँ, फटाफट समझ लेना, फिर मैं किसी से भी पूछ लूंगा, ठीक है ना। अलर्ट होकर बैठो। एक तो सुनो, देखो, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर दोनों डक्ट बनेगी। अब एक डक्ट तो क्या एवोल्यूशन में बनी रही थी, दो तो हमारा दूसरा हमारा एडवांस करेक्टर था। ठीक है, देखो नेचर कैसे सेलेक्ट करती है, नेचर फिनोटाइप को सेलेक्ट करती है। तो हुआ क्या कि प्रोनेफ्रिक बहुत ही पुराना करेक्टर बनते ही खत्म हो गया। मिजोनेफ्रिक भी पुराना करेक्टर नेचुरली खत्म होना चाहिए, और मेटानेफ्रिक हमारी किडनी बनाता है। लेकिन उसी ड्यूरेशन में क्या हुआ, हमारे अंदर मिजोनेफ्रिक डक्ट बनी, और हमारा बात करें जेनेटल्स बन रहे थे, मतलब हमारे प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बन रहे थे। तो क्या हुआ, फीमेल में भी और मेल में भी दोनों के अंदर दोनों डक्ट है, मुलेरियन है, वुल्फिन है। नेचुरली नेचुरली टेंडेंसी बताओ, नेचुरली मुलेरियन की टेंडेंसी और वुल्फिन की एग्रेट होने की। तो जल्दी बोलो, पहले फीमेल की बात करते हैं, फीमेल विद द नेचर की अगेंस्ट द नेचर? तो मुलेरियन, वुल्फियन। बस इतना याद रखना कि फीमेल विद द नेचर गई और मुलेरियन आपका एडवांस करेक्टर है, तो उसका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मुलेरियन बनाता है, और वुल्फिन खत्म हो गया। अब ये एपोफोरन पैराफोरन नाम आपको याद हो जाते हैं तो बढ़िया बात है, नहीं याद होता तो आग लगने दो, नीट पे इतना लेवल का नहीं आता। अरे बोलो, बात को समझ रहे हो तुम लोग? मैं पढ़ाऊंगा तुमको सब कुछ, बातें भी बता दूंगा कि क्या नहीं पढ़ना है। याद हो जाता तो ठीक है, नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, बस इतना सा याद रखना कि हाँ भाई वुल्फिन का रिग्रेशन होता है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब आ जाओ मेल पे, बोलो मेल विद द नेचर जाएगा कि एग्जन जाएगा? तो उसने क्या किया, अपने वाई क्रोमोसोम को याद किया, वाई क्रोमोसोम टीडीएफ, टीडीएस से बात करें टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, उससे बनेंगे टेस्टिस, टेस्टिस में सर्टोली सेल, सर्टोली सेल में एंटी मुले। अच्छा, ये नाम कौन देते हैं? हम ही तो देते हैं। आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि मोस्टली अपनी जो बायोलॉजी है, या अभी तक 11th 12th में या 10th में भी, क्या 10th को ही हम लोग 11th 12th में डिटेल से पढ़ते हैं, जो साइंस साइंस वाला पार्ट था। अरे बोलो, कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 10th और 11th में हमने मतलब हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट को पढ़ा होगा, चाहे फिर वो बेंथम हुकर हो, या डार्विन हो, या रदरफोर्ड हो, या आइंस्टीन हो, या न्यूटन हो, या बोस हो, या कोई भी हो। अरे बोलो, गुलाम हो, किरचॉफ हो, चाहे कोई भी हो, मोस्टली साइंटिस्ट 18th सेंचुरी के बाद के हैं, और ज्यादातर तो 19 के 20 सेंचुरी की शुरुआत के लोग हैं। क्योंकि उससे पहले हम लोग मोस्टली साइंस नहीं पढ़ते थे। हम लोग या तो हमारा रिलीजियस लिटरेचर पढ़ते थे, माइथोलॉजिकल लिटरेचर। अरे बोलो, और 3,500 साल पहले हम वो भी नहीं पढ़ते थे, क्योंकि सबसे पुराने लिटरेचर इंडिया में लिखे गए थे। अरे बोलो, ऋग्वेद वगैरह, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, उसी का पार्ट है आयुर्वेद। अरे बोलो, तो उससे पहले लिटरेचर भी नहीं था। 10,000 साल पहले हमने एग्रीकल्चर शुरू किया, और उससे पहले लिटरली हम सब लोग आदिवासी थे। क्या थे? आदिवासी थे, बिल्कुल। हाथ में लिया भाला और दिन भर किया जिंगा लाला। तो हमने जब साइंस पढ़नी शुरू की तो बायोलॉजी में क्या हुआ भाई, केमिस्ट्री में तो क्या यूपीएससी आ जाती है, हर चीज का नोमेनक्लेचर फिक्स है। अब तो पीरियोडिक टेबल में भी नया कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ है तो पहले से उसका नाम फिक्स है कि यही रखना है उसको। और आईयूपीएससी में कोई केमिकल है तो आप केमिकल देख के बता दोगे सर इसका नाम ऐसे 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 होगा। अरे बोलो, बायोलॉजी में बता सकते हो क्या? इल्ले, नहीं बता सकते। तो बायोलॉजी में क्या होता है, मोस्टली नोमेनक्लेचर जो होता है, या तो अक्सर वो साइंटिस्ट का नाम होता है,
या उसका फंक्शन होता है, या उसकी साइट होती है? अरे बोलो। मोस्टली आप लोग देखना नोमेनक्लेचर इन्हीं के बेस पर होता है। साइट मतलब कहाँ मिला है, इंडिया मिला है, इंडिका, इंडिको, ऐसे नाम लगा देते हैं पीछे। अरे बोलो, वो लगा देते हैं मोस्टली। या किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया तो उनके बेस पर दे देते हैं, या उसके फंक्शन है। कोई सर्टोली सेल है तो सर्टोली खुद एक साइंटिस्ट थे, लेडिंग भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोजा, उनके नाम पर दे दिया, दैट्स ऑल। अरे बोलो। तो मोटा मोटा नोमेनक्लेचर अपना इसी हिसाब से चलता है। अपने यहाँ कोई आईयूपीएससी जैसी कोई फिक्स नोमेनक्लेचर नहीं है कि बायोलॉजी में ऐसा मिला तो आप ऐसे नाम दो, क्योंकि बायोलॉजी बहुत ज्यादा वास्ट है। और बोलो। तो हुआ क्या कि एक नाम हमने दिया एंटी मलेरियन हार्मोन। अब रटो मत चीजों को। मैं भी नींद में उठ के आता हूँ, नींद में पढ़ा के चला जाता हूँ। हमको पता नहीं होता कि रात को सुबह क्या टॉपिक पढ़ाना होता है। के बाद रात को पता लगता है 8 बजे के साथ सुबह आपको 6:30 बजे फला बैच में फला टॉपिक पढ़ाना है, तो सुबह उठ के पढ़ा क्या आगे। तो आपको ऐसा ना हो कि घर बैठ के पढ़ रहे हैं आज मॉड्यूल में, आज क्या क्या पढ़ाना है, कुछ नहीं पढ़ना होता। ऑटोमेटिकली सारी चीजें रिकॉल हो जाती है, और जितना एक्सप्लेन करना है वो ऑटोमेटिकली एक तरह से इनबिल्ट हो गया हमारे अंदर। चीजों को रटो मत। देखो, जितना समझोगे ना उतना लॉन्ग लास्टिंग जाओगे, उतना लंबे जाओगे, आपकी रैंक उतनी अच्छी इंप्रूव होगी। क्योंकि 610-20 नंबर मतलब ऑन एवरेज बच्चा ला सकता है। एम्स नाम लगाना है अपनी डिग्री के आगे कि यार एमबीबीएस किया है, एक तो झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से या छपरा मेडिकल कॉलेज से, और एक आपको एम्स पटना से, या बात करें एम्स दिल्ली से, तो वैल्यू फिर अलग सी होगी। बात को समझ रहे हो? तो टारगेट अभी से क्या बड़े रखो, बड़े रखोगे तो छोटा तो मिलेगा ही सही। अब छोटा सा तुम्हारा टारगेट ही ऑलरेडी झालावाड़ मेडिकल कॉलेज है, तो भाइयों फिर वो भी नहीं मिल रहा। झालावाड़ एक्चुअली राजस्थान का एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ से मात्र 80 किलोमीटर दूर कोटा से, है ना। दूसरा तो कोटा मेडिकल कॉलेज तो यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर ही है। 3 होगा ज्यादा, 3.5 होगा बस। ठीक है, कोटा में एक ही है, शायद एक और खुलने वाला है, आपका खुलेगा पता नहीं है। तो एक बात बताओ, तो जितना अच्छा पढ़ोगे ना फायदा आप ही को मिलेगा। और आपको मैं अच्छा तब पढ़ाऊंगा जब तुम शांति से मेरे को सुनोगे। ऐसा नहीं कि क्लास में बैठा हो चिंगम चबा रहे हो, थूक क्या उसको, है ना। ये तो चिंगम है, तो हाँ चश्मा लगा के जाने तो गिर जाएगा। अरे चश्मा तो लगा जा। जय माइला बाबू भैया, मेरे को दिख नहीं रहा। और ये लड़कों में क्या फैशन आ गया, तो लड़की को जैसे क्या पेंटे पहनते हो छोटी छोटी सी, ऊपर करा के नेरो करा लेते हो उसको। एलन वाले बढ़िया सी पैंट देते हैं, फिर उसकी किसी नाई के पास जाते हो, भैया मेरी पैंट छोटी कर दो। दर्जी के पास मतलब। यहाँ की पैंट देते हैं उसको यहाँ पहनते हो। वो ठीक ठाक हाइट वाली देते हैं उसको जानबूझ के छोटी बना लेते हो, ऐसा लगता है कि छोटे भाई की पहन के आगे। अब सुनो, इधर देखो। एंटी मुलेरियन हार्मोन नाम हमने दिया है, तो आप खुद दिमाग लगाओ ना कि मेल में यदि एंटी मुलेरियन बनेगा तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि मुलेरियन तो खत्म होगी और वुल्फिन ग्रो भी करेगी, ये भी याद रखना। अरे बोलो। तो मुलेरियन खत्म हो जाएगी और वुल्फिन ग्रो करेगी, तो मेल में वुल्फिन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनेंगे और मुलेरियन खत्म हो जाएगी। अब उससे क्या बनता है, याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं याद होता तो आग लगने दो। अरे बोलो। बनता प्रोस्टेटिक विट्रियल है। समझ में आ गया? आपको डाउट है किसी को? नहीं है तो मैं पूछ लूं फिर तुम लोगों से, पूछ लो किसी से भी। ये लड़का बताएगा, आदिदास की टोपी पहन के बैठा है, ये हैंडसम सा लड़का, खड़ा हो जाए। देखो, ज्यादा फास्ट करके भी क्या करना है, सफिशिएंट टाइम होना चाहिए मेरी क्लास में। एटलीस्ट 100% बच्चा क्लास में तो रहता है। जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसको डर होता है कि मेरा नंबर ना आ जाए। इसे मैं जरूर पूछूंगा, चाहे एलटी चले कि एसपी चले। एसपी मतलब सीधा प्रसारण। बता, फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किससे बनते हैं? हाँ, ऑप्शन दूं तो? किससे? मूलर डक से। और दूसरी रिप्रोडक्टिव वो खत्म होगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ? क्योंकि फीमेल विद द नेचर जा रही है, तो जो नेचुरली होना चाहिए वो हो रहा है। भाई आपके गिल सेट नेचुरली खत्म हुए ना, और ऑटोमेटिकली लंग्स आ गए। आपका नोटोकोड खत्म हुआ, ऑटोमेटिकली वर्टिबल कॉलम आ गया। अरे हुआ ना भाई। आपकी पूंछ खत्म होती होती कॉकसिस की फॉर्म में वेस्टिजल होगी, नहीं तो बंदर होते तो आज भी पूंछ होती शानदार वाली। इजंट इट? बाल खत्म हो गए, बॉडी हेयर्स खत्म हो गए, है ना। तो नेचुरली जो होना चाहिए वो नेचर में किस में हो रहा है, मेल में या फीमेल में? फीमेल में। लेकिन मेल, तो भाई फिर मेल में क्या होगा? लेट हिम स्पीक। हाँ, अरे बोलना सीखो। हाँ, बोले डेट क्या? कौन डिजेनेट हो जाएगी? क्यों? ये अगेंस्ट द नेचर है, मुलेरियन अगेंस्ट द नेचर है। मुलेरियन तो विद द नेचर है, मेल अगेंस्ट द नेचर है। तो मुलेरियन को खत्म कैसे करेगा? कोई चाकू लेके काटेगा क्या उसको? तो हाँ बता।
वाई क्रोमोसोम को भेजेगा, ए वाई क्रोमोसोम जा उसको खा जाए, ऐसे करके कच 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 कच, तो पूरा बोले ना फिर। हाँ। अरे अभी मेरे हिसाब से 4-5 बार रिवीजन करा दिया मैंने तुम्हें, और अभी भी नहीं आता ना, फिर तो छपरा मेडिकल कॉलेज में नहीं मिलेगा तेरे को। छपरा में है क्या मेडिकल कॉलेज? चलो, बन रहा है। हाँ, बता। ऑनलाइन वाले बोर हो गए होंगे, बोले सर बिठाओ इसको, कौन है ये, कैमरा इसकी तरफ घुमाओ। अरे दुष्ट आदमी, सामने लिखा हुआ पढ़ के बोल दे भाई। वाई क्रोमोसोम क्या करेगा? पीडीएफ बनाएगा। अच्छा, और फिर उसका टेस्टिस बनेगी, फिर सरटोली बनेगी, फिर क्या? बस सरटोली कराएगी, सरटोली सेल खुद जाके बोलेगी काट। हाँ, फिर एक्सप्रेशन तो भारी भारी दे रहा है ये, मतलब पहले क्या तू मुंबई मुंबई में था क्या, बात करे सर, एकदम रपचिक माफिक। बैठ जा नीचे, दुष्ट आदमी, साफ साफ लिखा हुआ है ना, एंटी सर्टोली वाई क्रोमोसोम टीडीएफ टेस्टिटमेंट फैक्टर टेस्टिस सर्टोली सेल एंटी मुलेरियन हार्मोन, और ड्यू टू एंटी मुलेरियन हार्मोन रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट, और ये बन गया प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। अरे बोलो, खत्म बात, इसमें क्या दिमाग लगाना। चलो चैंपो, किसी को डाउट हो तो बताओ, ऑनलाइन वालों तुमको कोई डाउट हो तो बताओ, उधर ही आ रहा हूं मैं। सुनो, बनाओ पहले, बाद में सुनाऊंगा। लिखो पहले। डायफ्राम से नीचे का, नीचे।
बधाई हो। कांग्रेचुलेशन। चलो लिख लिया सब लोगों ने। अच्छा, और नोट्स मैंने दे दिए, वो किसी मॉर्निंग वाले बच्चे को दिए थे, तो उसने कहा था कि मैं सामने दुकान है जेरोक्स वाला, उसको दे दूंगी। तो 20-22 रुपए की जेरोक्स होगी, वो ले लेना, पूरा चैप्टर आ गया उसमें, पूरा चैप्टर। सामने शायद अपने गेट नंबर जहाँ से तुम आते हो ना, तो निकलोगे तो लेफ्ट साइड पे सामने दुकान है। हाँ, हाँ भाई, जो भी है। हाँ, 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 मेरा नाम ले देना, मेरा नाम ले देना, फिर टॉपिक का नाम ले देना, वो दे देगा। और नए वाले लेना। हाँ, 20-22 रुपए की जितने की भी होगी। 300 का ही के लेगा। 22 पेज की 300 रुपये कब से लेने लग गया? तो सोने की उस पर छापता है क्या? हाँ, मेरा नाम ले देना, दे देगा। मैंने बच्चों को दिया तो उसने कहा था सर मैं उसको दे दूंगी ताकि सारे बच्चे वहीं से ले लेंगे। मैंने वाई वालों को भी ऐसे दिया था, तो उन्होंने भी उसी पे दिया था। तो उस बच्चे ने कहा कि सर गेट पे ये 7 बच्चे निकलेंगे तो वहीं से ले लेंगे, तो निकलते टाइम ले जाना सुबह, या कल आते टाइम ले लेना। आज अभी जाके लेके आ, दुष्ट आदमी है क्या? कॉमन सेंस नहीं है क्या रे? मतलब इधर इधर भी तो है अपने पास, इधर भी एबसेंट है तुम्हारे। नेचर ने 3-3 ब्रेन दिए तुमको, इधर तो गोबर भरा हुआ है, यहाँ थोड़ा थोड़ा सा 10-10 सीसी का ब्रेन है। हो गया? हटा दूं? अब इतना टाइम भी नहीं लगाएंगे हम लोग, है ना, वो है तुम्हारे पास रिटर्न मटेरियल, ठीक है। छोटू जल्दी जल्दी लिख, स्मार्ट से लड़के। हाँ लिखो, फटाफट लिखो। तो मैंने कहा था ना तुम लोग, मतलब 35-40% जो क्लास का टोटल ड्यूरेशन होता है उससे तुम छापने में लगा देते हो, लगा देते हो, झूठ मत बोलो। ये देखो अभी भी लिख ही रहे हैं, और कुछ बच्चे तो स्पेलिंग एक बार में पूरा स्टेटमेंट पढ़ लिया करो। कुछ बच्चे तो बात करें, ने, एन ई पी, फिर प्लेट को 4 बार कंफर्म करेंगे कि प्लेट ही है ना। पढ़ लिया करो एक बार। हिंदी मीडियम वाले बच्चे करते हैं बेचारे, एक एक स्पेलिंग एक एक वर्ड देख देख के लिखते हैं, क्या गलत ना लिख लें कुछ अपन। लिख लिया? पीछे वालों, हटा दूं? चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हेडिंग डालो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हेडिंग डालो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिस। क्या पढ़ेंगे? और उससे भी पहले टेस्टिस की सिर्फ पोजीशन पढ़ेंगे कि ये प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, अब सब लोग इधर देखो, समझना जितना हो सकता है आज पढ़ेंगे, बाकी का बच्चा फिर कल पढ़ेंगे, ठीक। आज में हो नहीं पाएगा, लंबा टॉपिक है। तो को समझो, मेल में बॉडी के अंदर टेस्टिस बने जरूर थे, लेकिन बाद में वो आफ्टर 8 मंथ ड्यूरिंग इंटर लाइफ वो बात करने डिसेंड हुए और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में चले गए। उसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम। क्या बोलेंगे? आप उसको स्क्रोटम बोल दो, स्क्रोटल सेक बोल दो, या एक्स्ट्रा एब्डोमिनल केविटी भी बोल दो। तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल केविटी है, तो क्या मैं जो टेस्टिस हैं उनको सीलोमिक ऑर्गन मानूंगा क्या? हाँ या ना? हाँ, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मिजोडम से लाइन है, वहां भी पेराइटल और विसल है। अरे बोलो,
भाई एक्स्ट्रा एब्डोमिनल केविटी तो है, केविटी से एक एक्स्ट्रा पाउच बन गया थर्मो रेगुलेशन के चक्कर में। और बोलो तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल केविटी बिल्कुल बोलेंगे। ठीक है, तो कैसे होता है, अब डायग्राम मत बनाना, समझो पहले। देखो ये बात करें जो है ये स्क्रोटम, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, स्क्रोटम बोल दो, स्क्रोटल सैक बोल दो, या इसी को बोल सकते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। इधर देखो बातचीत में पता है क्या होता है, स्क्रोटम एक होता है और इसके अंदर एक पेयर टेस्टिस होती है। स्क्रोटम एक ही होता है और बाहर से यदि हम लोग बात करें तो बाहर से सेंटर में इसमें एक लाइन नजर आती है, बाहर से स्किन पे सेंटर में एक लाइन नजर आती है। तो बाहर से सेंटर में जो लाइन नजर आती है इसी को हम लोग बोलेंगे मीडियन रेफी। क्या बोलेंगे, ये बाहर से सेंटर में एक मिड लाइन नजर आती है जो अंदर की तरफ सेप्टम बनाती है। क्या बनाती है, सेप्टम बनाती है। ठीक है, अब ये तो ओवरऑल स्ट्रक्चर और आप स्क्रोटम बोल रहे हो, चलो उसकी दीवार में कितनी लेयर्स होती है उसको देखते हैं। सबसे बाहर की तरफ होती है स्किन, क्या होती है, और साथ ही साथ प्रेजेंट होते हैं सुपरफिशियल फेसिया। क्या प्रेजेंट होते हैं, देखो हमेशा याद रखना ये फेसिया आपके पूरे एमबीबीएस में काम आएगा। फेसिया वर्ड कहीं भी आ रहा है समझ लेना, अ थिन कनेक्टिव टिश्यू लेयर। क्या बोलेंगे, फेशिया का मतलब अ थिन कनेक्टिव टिश्यू लेयर ही होता है। अरे बोलो, तो फेशिया होता है। अब मेल देखो जब प्यूबर्टी एज पर आता है तो उसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अवेलेबिलिटी होगी, तो उसकी वजह से इस स्किन पर बात करें ग्रो कर जाएंगे प्यूबिक हेयर। क्या ग्रो कर जाएंगे, तो प्यूबिक हेयर बात करें यहाँ पर आफ्टर प्यूबर्टी वो ग्रो कर जाएंगे। ये प्यूबिक हेयर्स ग्रो करके, अच्छा नॉर्मली जो स्क्रोटम होता है उसकी स्किन पर ऐसे हॉरिजॉन्टल फोल्ड होते हैं, छोटे छोटे से फोल्ड होते हैं, ये एरिया को कम और ज्यादा करने के लिए होते हैं। ठीक है, पिगमेंटेड स्किन होती है बात करें। और प्यूबर्टी एज के बाद यहाँ बात करें जो है हेयर फॉल बात करें, प्यूबिक हेयर प्रेजेंट आते हैं, मतलब प्यूबर्टी एज के बाद हेयर आ जाते हैं, प्यूबिक हेयर आप उनको बोलोगे। अच्छा जो स्किन होती है इसके जस्ट अंदर की तरफ जो सेकंड नंबर की लेयर है, अच्छा ऐसे बहुत सारी लेयर है, सारी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाती है तो बढ़िया बात है, नहीं याद होती कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये जो सेकंड लेयर है बस इसको याद रख लेना, और ये एक मसल होती है। क्या होती है, अच्छा ये मसल जो डार्टोस मसल बोलते हैं हम लोग, ये वॉल्यूंटरी होती है इनवॉल्यूंटरी होती है, हाँ हाँ जी, ये जो डार्टोस मसल होती है ये होती है नेचर में इनवॉल्यूंटरी। कैसी होती है, और इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है, हाँ जी हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है। आप कहेंगे सर हाइपोथैलेमस तो थर्मो रेगुलेशन करता है, ये यहाँ पर ये मसल को कंट्रोल करके क्या ही करेगा, तो मैं बताता हूँ। बाकी की लेयर्स है वो भी होगी, अभी और भी फेसियाज होंगे, वो याद हो जाता है बढ़िया बात है, नहीं याद होता कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि नीट में ऐसा कुछ नहीं आता। आपको पता है, मेरे को पता है कितना आता है। डार्टोस मसल ज्यादा ज्यादा इतना याद रखना है इसकी दीवार में, बाकी चीजें वो ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, इसमें क्या है। अरे बोलो, तो डार्टोस मसल पता है क्या करेगी, देखो अभी मैं बताऊंगा कि यहाँ एक जोड़ी टेस्टिस होगी, दोनों तरफ एक एक टेस्टिस रखी होगी, तो पता है क्या होता है, डार्टोस मसल थर्मो रेगुलेशन करती है। आप सर एक मसल थर्मो रेगुलेशन कैसे कर सकती है, मसल तो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करती है। तो मैं बताऊं क्या होता है, देखो क्या होता है कि टेस्टिस को लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड था 2 to 2.5 डिग्री लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। पर बोलो, अब आपका 37 डिग्री होता है तो वो बात करें 37 से 2 से 2.5 यानी तात करें 34 से 35 के बीच का उसका टेम्परेचर चाहिए। पता लगा उसने सोचा कि भैया हम तो बाहर जाएंगे, बाहर अपने को कम टेम्परेचर मिलेगा, पर पता लगा वो तो राजस्थान में पैदा हो गया, बाड़मेर में जैसलमेर में। अब पता लगा वो मई के महीने में दोपहर के 2 बजे हो तो 50 क्रॉस कर रखा टेम्परेचर, प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाए। अरे बोलो, डीएनए डीनेचर्ड हो जाए, तो उस हाल में बात करें 50 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर जा रहा है, तो उस केस में तो स्पर्मेटोजेनेसिस वैसे बंद हो जाएगा। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर नहीं होता तो 50 पे कहां से होगा, ये 55 पे कहां से होगा। तो पता है क्या होगा, डार्टर मसल उसको भी कंट्रोल कर लेगी। क्या पता लगा मेल साइबेरिया में चला गया, -70 डिग्री टेम्परेचर है, तो वहां भी बात करिए फिर तो फ्रीज हो जाना चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोग्राम। अरे बोलो, लेकिन वहां भी कंटिन्यू रहेगा, क्यों, फिर से थर्मो रेगुलेशन हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये मसल कैसे थर्मो रेगुलेशन करेगी, याद करो एलेंस लो, इकोलॉजी में पढ़ा था आप लोगों ने। क्या होता है, ये जो डार्टोस मसल होती है ये थर्मो रेगुलेशन करती है और सरफेस एरिया को कंट्रोल करके करती है।
गर्मियों के दिनों में क्या होता है, डार्टोस मसल चूंकि हाइपोथैलेमस से कंट्रोल हो रही, इनवॉल्यूंटरी नेचर की, ऑटोमेटिकली बात करें डार्टोस मसल जो है वो बात करें रिलैक्स करेगी, और बात करें डार्टोस मसल रिलैक्स करेगी तो सरफेस एरिया जो होगा वो कई बात करें जो है बढ़ जाएगा, बहुत सारा बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा स्वेटिंग होगी, उतना ज्यादा टेस्टिस पर कूलिंग इफेक्ट आएगा। अरे बोलो, वो इकोलॉजी वाला है। अरे बोलो, तो ऑटोमेटिकली कूल हो जाएंगे। अब गर्मियों में ये हुआ तो सर्दियों में वाइस से वर्षा कर दो। सर्दियों में क्या होगा, ये डार्टोस मसल श्रिंक हो जाएगा। आप कहोगे सर पता लगा -70 डिग्री हो रखा टेम्परेचर, तो इतने को कैसे मेंटेन करेगा? ओ भाई, माना कि बाहर -70 है पर आप तो ट्रू वार्म ब्लडेड एनिमल हो ना, आपका तो 37 फिक्स है ना। हाँ, तो वो बॉडी को, टेस्टिस को, ये डार्टोस मसल इस बात का स्क्रोटम को इतना श्रिंक करेगी कि ये फाइनली टेस्टिस बॉडी से इतने अटैच हो कि बॉडी से उसको 34 से इतनी हीट रिसीव हो जाए कि टेम्परेचर फाइनली 34 से 35 के बीच मेंटेन हो जाए। अरे बोलो, इसीलिए सर्दियों के दिनों में बात करें टेस्टिस ऑटोमेटिकली बात करें श्रिंक होकर बॉडी से कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब बॉडी से ज्यादा पास आ जाते हैं। और गर्मियों के दिनों में ऑटोमेटिकली ये जो बात करें मसल होती है रिलैक्स हो जाएगी, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? आया समझ में? तो डार्टस मसल ऐसे करके थर्मो रेगुलेशन करती है। ठीक है, बाकी की जो लेयर से नाम याद हो जाते हैं आप लोगों को तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद होता तो कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं आता नीट वीट में इतना कुछ भी। अगली जो लेयर है इसका नाम होता है भाइयों स्पर्मेटिक फेसिया। क्या नाम होता है? और फिर एक और बात करें जो है मसल, एक और सॉरी फिर से एक फेसिया होता है। बात करें लेयर याद करनी है अपने को, और कुछ नहीं है। और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है इसको हम लोग बोलेंगे क्रीमेस्टिक फेसिया। क्या बोलेंगे? क्रीमेस्टिक फेसिया अपन इसको बोलेंगे। ठीक है, चार लेयर है। देखो आउटर मोस्ट क्या है, बोलो बोलो, मुझे तो याद है। प्लस और प्यूबिक ईयर पे क्या करो करेंगे? प्यूबिक है। ठीक है, सेकंड नंबर की जो लेयर है क्या नाम है? नेचर में कैसी है? कंट्रोल कौन कर रहा है? तो फंक्शन क्या हो गया? थर्मो रेगुलेशन। थर्ड नंबर की लेयर का नाम क्या है? फोर्थ नंबर की? अच्छा, इसी क्रिमेस्टिक फेशिया से एक जोड़ी मसल फिर से जुड़ी होती है बात करें, और ये मसल बात करें टेस्टिस को एलिवेट करती है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट। अरे बोलो, तो ये जो मसल होती है इनर मोस्ट क्रिमेटिक फेशिया से कनेक्टेड होती है, तो नाम भी इसको दे दिया क्रीमेस्टिक मसल। क्या नाम दे दिया? ये क्रीमेस्टिक मसल बात करें जो है सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम टेस्टिस को अपलिफ्ट करके बॉडी से अटैच करवा देंगे। अरे बोलो, बस इतना सा रखना है। ठीक है, तो ये तो हुई बात करें इसकी दीवारों की बात, सारी दीवारें मैंने बता दी। अब यहां प्रेजेंट होगी फाइनली टेस्टिस, ये राइट टेस्टिस और ये लेफ्ट टेस्टिस। आप कहेंगे सर टेस्टिस जैसे कि हवा में लटकेगी क्या? नहीं, हवा में तो क्यों ही लटकेगी, कहीं ना कहीं तो अटैच होगी। तो नीचे की तरफ ये कुछ एलास्टिन प्रोटीन के बने हुए धागों से अटैच होती है बात करें, और इन एलास्टिन प्रोटीन से बने हुए धागों को हम लोग बोलेंगे, बोलो क्या नाम है? गोबर्नेकुलम। क्या नाम है? या इन्हीं को बोला जाता है मीजोर्चियम। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? इन्हीं को हम लोग बात करें मीजोर्चियम बोलते हैं। समझ में आ गया? कौन से प्रोटीन के बनते हैं? एलास्टिन प्रोटीन के बनते हैं। और बात करें जो है एलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, या इनको गोवर्नेकुलम और मीजोर्चियम बोलेंगे। ठीक है सर, ये तो 8th मंथ के बाद की कंडीशन है। हाँ, तो सर एक बात बताओ, एब्डोमिनल कैविटी से ये स्क्रोटम में गए तो फिर गए कैसे? तो चलो मैं बताता हूँ, ढंग से सुनना, अब थोड़ा दिमाग लगाना। तुम्हें ज्यादातर बच्चों को इंग्वाइनल कैनाल की पोजीशन समझ में नहीं आती, या फिर तुम उसको रट लेते हो। ढंग से समझना। अलर्ट हो बेटा, ऐसे लटके लटके मत बेटा, सारे सारे स्मार्ट लड़के हो, एक से बढ़कर एक हो। और जैसे जब पीछे जाते हो स्मार्टनेस बढ़ती जाती है। पीछे वाले देखो सब ऋतिक रोशन लेवल के है ना। इधर देखो, बात करें, मजा कर रहा था। चलो सुनो, देखो क्या होता है, ये हमारी बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी। फिर बॉडी कैविटी को कवर कर रहा है बॉडी की वॉल। हमारी ये जो बॉडी वॉल होती है, चलो एब्डोमिनल वॉल की बात करते हैं। हमारी ये जो एब्डोमिनल वॉल है, अच्छा पहले तो ये बताता हूं कि टेस्टिस बने कहां पर। ये हमारी एलियम बोन, कौन सी बोन? एलियम ही तो है ना। अरे एलियम एशियम प्यूबिस, ओस इनोमिनेटा, कॉक्सल बोन। और बोलो, पेल्विक गर्डल में दो बोन्स होती है ना, एलियम एशियम प्यूबिस, तीनों मिलकर एक ही बन जाती है, ये एलियम बोन।
अब इस इलियम बोन के जो अंदर की तरफ बॉडी कैविटी की तरफ वाले जो मार्जिन्स होते हैं, जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे डायसेक्शन करोगे तो उनको बोलेंगे इलायक क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? बिल्कुल उसी इलायक क्रस्ट वाले पार्ट में, यानी इस बोन में अंदर की तरफ, मतलब बॉडी कैविटी की तरफ, वहां टेस्टिस बनते हैं। बन गए। और टेस्टिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बन जाते हैं। सर ये ट्राइमेस्टर क्या होता है? देखो, ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। 3-3 मंथ के पीरियड को ट्राइमेस्टर बोलते हैं, पहले से तीसरा, 4 से 6 और 7 से 9। तो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। और ह्यूमन का आइडियली जो गेस्टेशन होता है वो होता है 9 मंथ प्लस 7 डेज। अरे बोलो, आइडियली बोले तो हम लोग, लेकिन आज के लिए घट रहा है क्योंकि एवोल्यूशन हमारा थोड़ा सा गेस्टेशन पीरियड उसमें घटता जा रहा है, एडवांस हो रहे में जल्दी। ठीक है, तो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। अब याद करो, हमारी एनसीईआरटी खुद बोलती है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में सारे ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। अरे बन जाते हैं ना। हाँ, तो टेस्टिस भी तो बनेंगे ना। अब ये मानो मेल बेबी अभी तो इतना सही है, लेकिन उसमें टेस्टिस बन चुके हैं। लोअर एब्डोमेन कैविटी में बने क्योंकि इलियम बोन ये बिल्कुल यहाँ पर है। और इलियम बोन के भी अंदर वाली साइड पे बात करें, वहां की तरफ बने इलायक्रस वाले पार्ट में। अब यहाँ बन तो गए, और गुबर्नेकुलम जो होते हैं इनसे अटैच होते हैं। और ये गुबर्नेकुलम जो है वो धीरे धीरे शॉर्ट होंगे और टेस्टिस से अटैच होते हैं। तो धीरे 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 टेस्टिस को खींचते 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 फाइनली 8th मंथ के बाद इस पोजीशन में लेकर आ जाएंगे। चलो एक डायग्राम और बनाता हूं और अच्छा समझ में आएगा। इधर देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, ये स्क्रोटम है, ये टेस्टिस है, राइट टेस्टी लेफ्ट टेस्टी। ये बात करें जो है ये गुबर्नाकुलम है, समझना बात को। गुबर्नेकुलम या मीजोर्चियम इसको बोल रहे हैं, बात करें तो देखो क्या होता है। ये बात करें एम्ब्रियोनिक कंडीशन का 4th मंथ, कौन सा मंथ? 4th मंथ में ये जो बात करें, ये राइट और लेफ्ट टेस्टिस है, ये विद इन ए बॉडी कैविटी प्रेजेंट होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे? विद इन ए बॉडी कैविटी। लेकिन अब देखना, ये धीरे धीरे बात करें बॉडी कैविटी से चलकर दीवार में आएंगे और फिर फाइनली चलते 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 स्क्रोटम सेक में आएंगे। अब समझना, इधर देखो, ये हमारी पेट की दीवार, शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूं, बॉडी वॉल, एब्डोमिनल वॉल। अब हमारी जो पेट की दीवार है, दीवार वॉल, इसके अंदर 2 मसल होती है। कितनी मसल होती है? मसल मतलब जो लेयर होती है, लेयर की फॉर्म है, एक तो सुपरफिशियल एब्डोमिनल मसल और डीप एब्डोमिनल मसल, इस तरह से लेयर की फॉर्म में होती है। और इन दोनों लेयर के बीच में एक माइन्यूट सा गैप होता है, बिल्कुल माइन्यूट सा गैप होता है। और यू मानो ये जो बात करें वायर है, ये जो अपने इसका माइक का वायर है, यू मानो ये गुबर्नाकुलम है। क्या है ये? तो ये गुबर्नेकुलम जो था, बात करें से ऑब्लिक पैटर्न में, हमारी बात करें पेट की दीवार में, वॉल में, दोनों मसल्स के बीच में लगा होता है। सुपरफिशियल एब्डोमिनल मसल और डीप एब्डोमिनल मसल के बीच में माइन्यूट सा गैप होता है, बहुत माइन्यूट सा गैप होता है, जिसके अंदर गुबर्नेकुलम लगे होते हैं। और ये ऑब्लिक पैटर्न में, भाई ये इलायक क्रस्ट है, इसके अंदर वाला पार्ट, तो वहां से लेकर ऑब्लिक पैटर्न में इसको इमेजिन करो, नीचे स्क्रोटम से बोलो। तो वहां से लेके बात करें ऑब्लिक पैटर्न में, ये गुबर्नेकुलम लगे हुए हैं। अब क्या होगा, तीसरे मंथ के बाद, तीसरे मंथ में टेस्टिस बन चुके हैं, चौथे मंथ में ये क्या, थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे। आप कहोगे सर हम ही मिले आपको बेवकूफ बनाने के लिए, टेस्टोस्टेरोन तो प्यूबर्टी एज पे रिलीज होता है। अभी तो टावर इतना सही है, 4 महीने का ही है, अभी से कहा टेस्टोस्टेरोन बनेगा? नहीं भाई, मेनली टेस्टोस्टेरोन प्यूबर्टी एज पर ही बनेगा, लेकिन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन बनता है, लगभग 30 से 40 नैनोग्राम का। अरे बोलो, और वो पता है क्या होता है? यानी ये टेस्टिस खुद बात करें टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे और उस गुबर्नेकुलम को ऑर्डर देंगे कि चलो भैया हमें खींच के नीचे लेके चलो, नहीं तो मेलिग्नेंसी है, यानी कैंसर हो जाएगा। अरे बोलो, तो होगा क्या कि ये गुबर्नेकुलम को जब टेस्टोस्टेरोन मिलेगा तो शॉर्ट होंगे होंगे, और शॉर्ट होते 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 8वें महीने में एम्ब्रियोनिक कंडीशन के ये इतने छोटे हो जाएंगे, उसको नीचे लेके आ जाएंगे। लेकिन पाथवे कौन सा, डिसेंडिंग पाथवे, वो समझो। ये बात करें, दो मेरी हथेलियों को 2 मसल मान लो, सुपरफिशियल एब्डोमेन मसल और डीप एब्डोमेन मसल। अरे बोलो, ये जो धागा है इसको क्या मानो? अच्छा, नीचे गुबर्नेकुलम किससे कनेक्टेड है? स्क्रोटम से। ऊपर किससे कनेक्टेड है? टेस्टिस से। तो गुबर्नेकुलम शॉर्ट होगा तो स्क्रोटम ऊपर आएंगे कि टेस्टिस नीचे आएंगे? टेस्टिस नहीं, ऐसा नहीं कि नीचे वालों खींच के ऊपर लेके। अरे बोलो, बोले भाई बाहर कहाँ चला, चला पसंद रहा, ऐसे नाराज नहीं होते। अरे बोलो, ये क्या करेगा, टेस्टिस को खींच के नीचे लाएगा। तो भाइयों दोनों तरफ होगा, एक लेफ्ट साइड भी एक ऑब्लिक पैटर्न बनेगा और राइट साइड भी बनेगा। समझ में आ रहा है? उसकी पोजीशन समझ में आ रही है? ये लाइक क्रस वहां से ऑब्लिक पैटर्न में नीचे स्क्रोटम तक, ऑब्लिक पैटर्न में बात करें धागे निकले हुए। अब धागे जो है बिल्कुल माइन्यूट से गैप में होता है, गैप बहुत ज्यादा माइन्यूट होता है, लेकिन टेस्टिस क्या होती है, बड़ी बड़ी होती है, मोटी मोटी होती है। अब टेस्टिस जब इस माइन्यूट से गैप में से निकलेगी तो धीरे 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 चौथे महीने में वो इंग्वाइनल, यानी बात करें जो है वो दोनों मसल्स के बीच का जो गैप होता है, बस उसी गैप को हम लोग बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
इंग्वाइनल कैनाल पहले से, एक्चुअली दो मसल्स के बीच के गैप को ही आप इंग्वाइनल कैनाल बोलोगे। हाँ, वेल डेवलप्ड कैनाल कब बनती है बताता हूँ, लेकिन एक आप इंग्वाइनल पार्ट पहले से बोलोगे। तो दो मसल्स के बीच में माइन्यूट सा गैप था, उस माइन्यूट गैप में यानी सब कुछ बन रहा था, तो उसी समय ये भी बन गया। और ये बात करें धागे ऐसे लगे हुए, अब धागे जब इसको खींचेंगे नीचे आएंगे तो ये टेस्टिस अभी तक तो बॉडी कैविटी में थे, फिर दीवार में आएंगे और धीरे 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 टेस्टिस को लेकर नीचे आएंगे। तो इस जगह में से जब मोटे मोटे टेस्टिस पास आउट आएंगे तो जगह भी वाइड होगी नहीं होगी। तो वेल डेवलप्ड केनाल टेस्टिस बनाते हुए आ जाएंगे और बाद में इसी केनाल को बोलेंगे इंग्वाइनल केनाल। क्या बोलेंगे? और बाद में कुछ फेसिया इसको ऐसे कवर कर लेंगे, बात करें जो है तो वेल डेवलप्ड केनाल बन जाएगी इंग्वाइनल केनाल। चलो और अच्छे से समझाता हूँ। किसी के पास इरेजर है? इरेजर, अरे बड़ा वाला इरेजर तो किसी के पास तो होगा, और बड़ा है किससे भी। ये पेन दे, 2 रुपए वाला। ठीक है, अब यू मानो ये जो है ये इरेजर है, इसको मानो टेस्टिस। क्या मानो? ये जो ये पेन है इसको मानो गुबर्नाकुलम। क्या मानो? ठीक है, ये जो मेरी हथेलियां हैं, दोनों हथेलियों को सुपरफिशियल एब्डोमिनल मसल और डीप एब्डोमिनल मसल, ठीक है, दोनों के बीच में माइन्यूट सा गैप है। नीचे गुबर्निकुलम एटेज स्क्रोटम सेक्स है, एक लेफ्ट साइड होगा, सेम टू सेम राइट साइड भी होगा। बोलो अब क्या होगा? चौथे मंथ तक तो बात करें ये कहाँ रहेंगे? विद इन बॉडी कैविटी रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे गुबर्निकुलम शॉर्ट होंगे ये बॉडी कैविटी से निकलकर अब बात करें पेट की दीवार में आ जाएंगे और विद इन दीवार चलेंगे, विद इन दीवार चलेंगे। चौथा महीना, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8वें महीने तक भी ये रहेंगे और 8वें महीने के बाद फिर फाइनली ये नीचे आ जाएंगे। अरे बोलो, तो याद रखना जगह जरा सी थी, लेकिन टेस्टिस जब वहां से मोटे मोटे टेस्टिस जब पास आउट हुए तो जगह को वाइड करते हुए आगे, और बाद में इसी वाइड स्ट्रक्चर को हम लोग बात करें जो है फाइनली एक केनाल लाइक स्ट्रक्चर ऑब्लिक पैटर्न में बन जाएगी, उसी को बोलेंगे इंग्वाइनल केनाल। क्या बोलेंगे? तो देखो ये लेफ्ट साइड भी बनेगी और राइट साइड भी बनेगी, ये दोनों तरफ बात करें जो है इस तरह से केनाल बन जाएगी और इसी को हम लोग बोलेंगे इंग्वाइनल केनाल। तो देखो चौथे महीने में तो ये यहाँ पर रहेंगे, 4th मंथ में यहाँ पर रहेंगे, यू मानो ये 5th मंथ, ये 6th मंथ, ये 7th मंथ, ये 8th मंथ, और ये मैंने लिख दिया भाइयों आफ्टर 8 मंथ। और याद रखना इसी को हम लोग बोलेंगे इंग्वाइनल केनाल। इधर देखो ये फेयर बना देता हूं डायग्राम। बाद में फेसियस को कवर कर लेंगे तो बेहतरीन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे इंग्वाइनल केनाल। क्या बोलेंगे? एक बात बताओ, इंग्वाइनल केनाल पहले से थी या बाद में बनी? पहले से थी, बाद में वाइड हुई है, बाद में। और इंग्वाइनल केनाल किस किस के बीच का गैप है? इन बिटवीन 2 एब्डोमिनल मसल, सुपरफिशियल और डीप एब्डोमिनल मसल। अरे बोलो, तो याद रखना इंग्वाइनल केनाल वास्तव में किस किस के बीच की जगह होती है? एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल, और बाद में कुछ फेसिया इसको कवर कर लेते हैं तो बेहतरीन सी गोल केनाल बन जाएगी। अरे बोलो, अब इस केनाल का वो पार्ट जो बॉडी केविटी के अंदर की तरफ खुलता है, अंदर की तरफ खुलता है, उसको हम लोग बोलेंगे डीप इंग्वाइनल रिंग। क्या बोलेंगे? और जो नीचे स्क्रोटम में खुलता है उसको हम लोग बोलेंगे सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। क्या बोलेंगे? फिशियल इंग्वाइनल रिंग। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? तो टेस्टिस इसी पाथवे से नीचे आए हैं, इसीलिए याद रखना एपीएमटी में क्वेश्चन आया था इंग्वाइनल कैनाल को हम लोग बोलेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे? हाँ, डिसेंडिंग पाथवे फॉर टेस्टिस। अरे बोलेंगे ना भाइयों? चलो एपीएमटी का क्वेश्चन सुनो, सोच समझ के आंसर देना। मैं किसी एक आधे बच्चे से पूछूंगा, अ प्री मैच्योर मेल बेबी डिलीवर्ड। अच्छा, प्री मैच्योर मतलब एटलीस्ट उसको 8 महीने का तो मानोगे, 7.5 8 इतना तो मानना ही है, ठीक है। अ प्री मैच्योर मेल बेबी डिलीवर्ड, उसके टेस्टिस कहाँ रखे हुए हैं? ये लड़का बताएगा विदाउट यूनिफॉर्म जो है, ब्लैक कलर। हाँ, स्टैंड अप। आंसर, ए प्री मैच्योर मेल बेबी डिलीवर्ड हुआ, उसके टेस्टिस कहाँ रखे हुए हैं? इंग्वाइनल केनाल में, बॉडी कैविटी में, स्क्रोटम में, या कहीं और? इंग्वाइनल केनाल। मैक्सिमम बच्चे पता आंसर क्या लगा के आते हैं? एब्डोमिनल केविटी। ओ भाइयों, एब्डोमिनल केविटी से तो चौथे महीने में आ गए थे दीवार में, और दीवार में पूरा पार्ट ऑफ केनाल माना जाएगा। अरे बोलो, तो जब भी क्वेश्चन आए कि प्रीमेच्योर बच्चा डिलीवर्ड हुआ है तो आंसर आप लोग इंग्वाइनल केनाल लगाओगे, ना कि बॉडी कैविटी, क्योंकि बॉडी कैविटी चौथे महीने में आ गया। चौथे महीने के बच्चों को क्या ही बोलोगे तुम, इतना सा होता है। बोलो, ठीक है बैठ जाओ। समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? नहीं है?
ठीक है, अब तो 15-5 मिनट टाइम इसमें लगा लोगे। अभी इसमें बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है, अभी तो इसमें थोड़ी सी जगह छोड़ना ऊपर, अभी तो बीच में इंफॉर्मेटिक कोड वगैरह ही पढ़ानी है अभी तो। ठीक है, चलो बना लो। हाँ, वो नोट्स ले लेना अभी जाते हुए आज ही, ताकि कल से तुमको लिखने की टेंशन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मैं इतना टाइम दूंगा कि तुम लोग उसको देख लो कि उसमें कोई गलत तो नहीं लिख रखा बच्चे ने। अरे ठीक है ना। हाँ, बनाओ। ठीक है भाई, ऑनलाइन वालों, टाटा बाय बाय।